हेलो, वेलकम टू गेट एकेडमी क्रैश कोर्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने फंक्शन ऑफ वन रैंडम वेरिएबल देखना शुरू किया कि अगर हमने किसी रैंडम वेरिएबल को ट्रांसफॉर्म कर दिया है यूजिंग सम रिलेशन किसी दूसरे रैंडम वेरिएबल में, तो उसके लिए हम मीन या वेरिएंस ये सभी चीजें हम कैसे फाइंड करें, उसका हम पीडीएफ कैसे ड्रॉ करें, ये सभी चीजें हमने देखी है। तो एक बार बस हम रिकॉल करते हैं कि हमने क्या देखा है, फिर हम आगे देखेंगे कि कैसे आप डिफरेंट मेथड से एक ही रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। आप किसी भी मेथड को ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको सभी अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो अभी तक जो चीजें हमने देख ली, जैसे हमने सबसे पहले तो ये बात कर ली कि अगर हमारे पास ये कोई सैंपल स्पेस है जिसमें अगर आप आउटकम्स को नाम दे रहे हैं, सपोज ये हमारे पास zeta1 zeta2 इस टाइप से अगर हमारे पास आउटकम्स हैं, zeta n सपोज हमने ले लिया, तो उसके लिए आप ये जो रैंडम वेरिएबल लिखते हैं, ये हमारा जो रैंडम वेरिएबल x है, ये हमारा फंक्शन ऑफ क्या है, x ऑफ जीटा, ये हमारा फंक्शन है। जो भी जीटा लेंगे, जैसे मान लीजिए कि आप x ऑफ t कोई फंक्शन लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने लिखा x ऑफ t इज इक्वल्स टू t+4, तो इसकी वैल्यू अगर हमें शो करना हो x ऑफ t एट t इज इक्वल्स टू 2, तो क्या लिखते हैं इसको हम सिंपली शॉर्ट में x ऑफ 2 लिखते हैं। तो ऐसे ही अगर x ऑफ t की वैल्यू t इज इक्वल्स टू 2 देखना, तो ये हमारा फंक्शन है, इन जीटास का ये फंक्शन है। अगर इसके करस्पॉन्डिंग सपोज जीटा 1 के करस्पॉन्डिंग जो हमें पॉइंट मिला, इस पॉइंट को हम कह सकते हैं x ऑफ जीटा 1, x ऑफ जीटा की वैल्यू एट जीटा इक्वल्स टू जीटा 1, इसको आप नाम देते हैं। अगर रैंडम वेरिएबल x की वैल्यूज को आप स्मॉल x से रिप्रेजेंट करें, तो आपने सपोज इसको नाम दे दिया x1, इसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट होगा आपने इसको नाम दे दिया x ऑफ जीटा 2 दैट इज इक्वल्स टू x2 एंड सो ऑन अप टू ये वैल्यू अगर हमने इसको नाम दे दिया x ऑफ जीटा n इज इक्वल्स टू xn। ऐसा हमारे पास ये रैंडम वेरिएबल x था। अब आपने अगर कोई एक रिलेशन डिफाइन किया यहां पर कि आपने लिखा y इज इक्वल्स टू g ऑफ x, ये हमारा x का रैंडम वेरिएबल x का कोई फंक्शन है, कोई भी रिलेशन होगा। तो इसलिए अगर हम देखें तो इन पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग हमें ये y की वैल्यूज मिली। तो यहाँ जो y में जो वैल्यूज हैं, अगर आप देखें तो ये जो वैल्यू होगी जिसको हम y1 अगर लिखेंगे, तो वो g ऑफ x है। मतलब अगर हम देखें तो वो वैल्यू उसको हम क्या कह सकते हैं, g ऑफ, इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी आप उसको लिखेंगे g ऑफ x ऑफ जीटा 1 एंड इट इज इक्वल्स टू, इसको आप क्या नाम दे रहे हैं, y1। तो अल्टीमेटली जो जीटा 1 था वो पहले कन्वर्ट हुआ इस रैंडम वेरिएबल x में, और एक पर्टिकुलर रिलेशन के अकॉर्डिंग फिर ये कन्वर्ट हो गया y में। तो y1 इज इक्वल्स टू क्या है, g ऑफ, ये जो भी फंक्शन होगा g, ये कोई फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो g ऑफ x ऑफ जीटा 1, इससे आपको वैल्यू मिली y1। ऐसे ही इसके करस्पॉन्डिंग आपने देखा g ऑफ x ऑफ जीटा 2 अगर आप कहें, तो इसी चीज को आपने नाम दिया y2 एंड सो ऑन। तो इस टाइप से हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज हैं, इनके करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट्स थे हमारे, ये पॉइंट, इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी g ऑफ x ऑफ जीटा n, इसको आप नाम दे सकते हैं दैट इज yn। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि ये जो वैल्यूज हैं x और y, जैसे आप fx ऑफ x अगर x के रिस्पेक्ट में प्लॉट करते हैं तो x भी हमारे रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम fy ऑफ y प्लॉट करेंगे CDF या PDF रैंडम वेरिएबल y का, तो वो भी हम y के रिस्पेक्ट में जहां प्लॉट करेंगे तो y भी हमारे रियल नंबर्स को ही रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये चीजें देखने के बाद हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास, जैसे अगर हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन लिया था y इज इक्वल्स टू ax, इस केस में हमने देखा कि अगर हमें CDF ऑफ रैंडम वेरिएबल y देखना हो, जिसको अगर आपने नाम दिया fy ऑफ x, तो यहां पर फिर से ये चीज, चाहे हम x लिखें या y लिखें, यहां पर जो हम x लिख रहे हैं इस सेंस में लिख रहे हैं कि अगर हम CDF अगर प्लॉट करेंगे रैंडम वेरिएबल y का विद रिस्पेक्ट टू रियल नंबर्स, तो उसके लिए हमारा कैसा शेप होगा। तो उसको आपने कंपेयर किया जो रैंडम वेरिएबल x के लिए CDF था उससे, और आपने लिखी ये रिजल्ट, इसके लिए वैल्यू इट विल बी fx ऑफ x अपॉन a, ये आपने लिखा फॉर a ग्रेटर देन 0, और इसी की वैल्यू आपने लिखी 1 माइनस ऑफ fx ऑफ x अपॉन a फॉर a लेस देन 0। ये आपने पहली चीज लिखी fx ऑफ x की वैल्यू। अगर आपने pdf को डिफाइन किया इन टर्म्स ऑफ pdf ऑफ रैंडम वेरिएबल x, तो वहां पर आपने लिखा fy ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन मॉड ऑफ a, और क्योंकि आप मॉड ऑफ a ले रहे हैं मतलब ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों a की वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई करेगा, और वैल्यू थी हमारी जो x का pdf है fx ऑफ, उस x में pdf को हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से स्केल करना पड़ेगा x अपॉन a। तो यहां से हमें fx ऑफ x अपॉन a इंटू 1 अपॉन मॉड ऑफ a, इससे हमें fy ऑफ x की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब pdf और रैंडम वेरिएबल y मिल जाएगा। इसी चीज को आपने देखा कि अगर हम रिलेशन ले रहे थे y इज इक्वल्स टू ax प्लस b, हमने वहां पर रिलेशन लिया था y इज इक्वल्स टू px प्लस q, क्योंकि a और b हमारे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में थे, तो वहां पर आपने px प्लस q के लिए आपने यही सभी चीजें देखी थी। तो यहां से हमने ये देखा था कि अगर ax के साथ हमारा कोई कांस्टेंट b का भी एडिशन आता है, तो उस केस में अगर हम लिखते हैं fy ऑफ x, तो fy ऑफ x इज इक्वल्स टू लिखा सेम रिलेशन से आपने, दैट इज fx ऑफ x अपॉन
a, लेकिन यहां पर आपने सिर्फ x अपॉन a नहीं लिखा, आपने क्या वैल्यू लिखी यहां पर, जैसे अगर y इक्वल्स टू px प्लस q आपने लिया था तो यहां से आपने लिखा था इट इज, आप जब लिख रहे थे वैल्यूज तो x माइनस क्यू अपॉन p लिख रहे थे वैल्यू, x की जगह पर आपने जो रिप्लेसमेंट लिया था अगर आपको याद हो x माइनस क्यू अपॉन p, तो यहां पर q अगर ले रहे थे और p, तो उस टर्म में हमने ये लिखा था। यहां पर अगर a और b ले रहे हैं p और q की जगह, तो आप क्या लिखेंगे fx ऑफ x माइनस b अपॉन a, इट इज फॉर जैसे आपने यहां लिखा है a ग्रेटर देन 0, ऐसे ही अगर ये a पॉजिटिव है उसके लिए रिलेशन था हमारा इट इज a ग्रेटर देन 0 एंड इट विल बी 1 माइनस ऑफ fx ऑफ x माइनस b अपॉन a फॉर a लेस देन 0। ये दो चीजें हमने देखी थी। फिर हमने यहां से लिखा था कि अगर हमें पीडीएफ देखना हो दैट इज fy ऑफ x देन इट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन मॉड ऑफ a इंटू fx ऑफ यही चीज x माइनस b अपॉन a, ये वैल्यू होगी हमारी। आपने ये भी लिखा था कि अगर हम fy ऑफ y डिफाइन करना चाहें, अगर हम इस x की जगह पर y नाम देना चाहते हैं अगर रियल नंबर्स को, तो ये जो वैल्यू होगी fy ऑफ y इट इज इक्वल्स टू, आपने देखा था ये जो टर्म भी आता है, हमने देखा था ये 1 अपॉन मॉड ऑफ a का टर्म कहां से आता है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ dx अपॉन dy की वैल्यू है। आपने लिखी थी ये वैल्यू कि अगर हम सिंपली fx ऑफ x लें और उसमें अगर हम डिवाइड कर दें मैग्नीट्यूड ऑफ dy अपॉन dx से, तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने यहाँ y लिखा है और यहाँ fx ऑफ x लिख रहे हैं, तो इस केस में आप x की जगह पर ये रिलेशन पुट करेंगे। इस रिलेशन से अगर आप देखें कैपिटल Y की वैल्यू अगर ax प्लस b है, इसका मतलब अगर आप स्मॉल y लिखें तो y इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं a इंटू एक्स प्लस बी, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, y माइनस बी अपॉन a ही होगी। तो वही रिलेशन हम यहाँ भी लिख रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर आप लिखेंगे x इक्वल्स टू y माइनस बी अपॉन a। तो या तो आप इसको यूज कर सकते हैं या फिर आप इस चीज को भी यूज कर सकते हैं कि अगर आप डायरेक्टली फाइंड करना चाहते हैं तो भी fx ऑफ x जो भी चीज है ये अल्टीमेटली यही चीज मिलेगी आपको। तो अगर आप ये रिलेशन लिखते हैं fy ऑफ x, तो आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करने, बस x की वैल्यू को डायरेक्टली आपने रिप्लेस कर दिया x माइनस बी अपॉन a से। तो ये सभी चीजें हम देखेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि हम एक इजी एग्जांपल लेते हैं कि अगर मान लें कि हमने इसके बाद ये देखा था कि अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का केस है, मतलब अगर ये जो रिलेशन है अगर हम x के रिस्पेक्ट में y को प्लॉट करें और अगर हमें लीनियर शेप दिख रहा है उसका, मतलब स्ट्रेट लाइन अगर हमें ग्राफ में दिख रहा है, जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रेट लाइन 0 से पास हो, अगर वो स्ट्रेट लाइन आपको दिख रहा है इन दोनों के बीच में ग्राफ, तो फिर आप कहेंगे रिलेशन हमारा लीनियर है। और लीनियर के केस में हमने देखा था कि जो नेचर होगा रैंडम वेरिएबल x का वही नेचर होगा रैंडम वेरिएबल y का। तो हमने ये लिखा था कि इन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नेचर ऑफ रैंडम वेरिएबल विल नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होगा। तो अगर चेंज नहीं होगा मतलब अगर हम कहें कि हमारे पास कोई रैंडम वेरिएबल x था जो हमारा कैसा रैंडम वेरिएबल था, अगर हम मान लें कि ये हमारा कोई यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल था, यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल था विद, अगर हम मान लेते हैं विद मीन दैट इज म्यू एक्स, मीन की वैल्यू हमने डिफाइन कर दिया म्यू एक्स एंड वेरिएंस को हमने डिफाइन कर दिया सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो अगर आप इसमें कोई लीनियर ऑपरेशन परफॉर्म करके दूसरा रैंडम वेरिएबल आप डिफाइन कर रहे हैं, जैसे आपने अगर डिफाइन किया है y इज इक्वल्स टू ax प्लस b से, तो इस केस में जो रैंडम वेरिएबल y आएगा वो y भी कैसा होगा, y भी हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ये भी यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल होगा, लेकिन इसके लिए मीन और वेरिएंसेस चेंज हो जाएंगे। तो मीन की वैल्यू अब हम मान लिया म्यू y और हमने मान लिया कि अब इसका जो वेरिएंस है वो क्या है, सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा वाई स्क्वायर है। तो ये सभी आप चीजें जानते हैं कि अगर इस रिलेशन से आपको x के लिए मीन और वेरिएंस पता है तो हमें पता है कि ax प्लस b का मीन क्या होगा, वेरिएंस क्या होगा, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अगर हमें पता था कि इनपुट में जो रैंडम वेरिएबल था जिस पर आप कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं अगर वो यूनिफॉर्म था, तो जो आउटपुट रैंडम वेरिएबल होगा आपका वो भी क्या होगा, एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से ही हमें मिलेगा। लेकिन उसके लिए मीन और वेरिएंस अगर चेंज हो गए, तो अब देखिए हमारा जो मेन पर्पस है हमारा अपना पीडीएफ फाइंड करना, क्योंकि पीडीएफ अगर हमारे पास होगा तो उससे रिलेटेड हम कोई भी प्रोबेबिलिटी बता पाएंगे। तो पीडीएफ फाइंड करने के लिए अगर हम कोई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अगर रैंडम वेरिएबल है, अगर हमें उसके लिए मीन और वेरिएंस पता चल जाए तो डेफिनेटली हम उसका पीडीएफ प्लॉट कर सकते हैं। अभी हम इसको भी देख लेते हैं कि कैसे कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हमारा कोई रैंडम वेरिएबल अगर गॉसियन नेचर का है, तो अगर x गॉसियन है, अगर हमने लिखा कि x हमारा अगर मान लिया हमने ये कोई नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है विथ मीन अगर हम डिफाइन कर दें म्यू एक्स एंड सिग्मा एक्स स्क्वायर से, तो इसके लिए भी जो रैंडम वेरिएबल y आएगा वो y भी क्या होगा, हमारा एक गॉसियन रैंडम वेरिएबल होगा, लेकिन अब उसके लिए मीन और वेरिएंसेस की वैल्यू चेंज हो जाएंगी, मतलब म्यू y एंड सिग्मा y स्क्वायर। तो अगर कोई गॉसियन रैंडम वेरिएबल के लिए आपको मीन बता दिया जाए
और उसका वेरिएंस बता दिया जाए तो आप जनरल एक्सप्रेशन जानते हैं जो म्यू और सिग्मा के टर्म्स में कैसे हम डिफाइन करते हैं पीडीएफ गॉसियन का, तो इसलिए आप पीडीएफ फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आपको मीन और वेरिएंस इनपुट के पता हो, ऑपरेशन पता हो कि आप क्या अप्लाई कर रहे हो उस पर ऑपरेशन, तो आप आउटपुट रैंडम वेरिएबल के लिए मीन और वेरिएंस डिफाइन कर सकते हैं, और अगर मीन वेरिएंस मिल गया मतलब आप उसका पीडीएफ ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम मान लें कि हमारे पास मान लीजिए ये कोई भी रैंडम वेरिएबल किसी भी नेचर का उसका पीडीएफ है, अगर लीनियर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो वैसा ही होगा। इसका मतलब अगर मान लीजिए कि हम कहें कि एक्स हमारा कोई रैंडम वेरिएबल है जिसका जो पीडीएफ है वो किस नेचर का, अगर यहां पर अगर रिप्रेजेंटेशन के लिए हम इस फॉर्म में लिख लें कि ए एक्स ट्राइंगल ऑफ एक्स माइनस म्यू एक्स अपॉन टाउ एक्स। ये हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई जनरल ट्राइंगुलर फंक्शन होता है तो उसके लिए रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, वैल्यू ए ट्राइंगल ऑफ टी माइनस सेंटर अपॉन टाउ, जहां पर टाउ क्या होती है, उसकी हाफ विड्थ होती है। ये सभी चीजें आपको पता है। तो अगर हमारे पास एक ट्राइंगुलर फंक्शन है अगर पीडीएफ के फॉर्म में, तो उस पीडीएफ का मीन कहां पर होगा, जहां पर ये ट्राइंगल सेंटर्ड है। तो अगर आपको इस फॉर्म में अगर रैंडम वेरिएबल जो एक्स है उसके लिए अगर आप पीडीएफ ट्राइंगुलर फॉर्म में लिख पा रहे हैं और आपको पता है कि आप कौन सा लीनियर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारा जो आउटपुट रैंडम वेरिएबल y आएगा वो भी हमारा फिर से एक ट्राइंगुलर फंक्शन होगा जिसको हम फिर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ट्राइंगल के इसी इक्वेशन के फॉर्म में। लेकिन हो सकता है ये एम्पलीट्यूड जो उसका हम लिख रहे थे वो वैल्यू चेंज हो जाए, यहां पर हम उसको y से लिख देते हैं। ट्राइंगल ऑफ, हो सकता है जो चीज पहले x पर सेंटर्ड थी वो चीज म्यू एक्स पर जो चीज सेंटर्ड थी अब वो कहीं और सेंटर्ड होता है, यहां पर हम लिख लेते हैं x माइनस म्यू वाई अपॉन टाउ वाई। ये टाउ क्या है, हाफ विड्थ ऑफ जो नया रैंडम वेरिएबल आपको मिला है उसके लिए हम डिफाइन कर रहे हैं जो ट्राइंगुलर पीडीएफ है उसकी हाफ विड्थ। तो इनको समझने के लिए जैसे मान लीजिए सबसे पहले अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि x इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल विथ, अगर हम डिफाइन कर दें मीन दैट इज म्यू एक्स इज इक्वल्स टू, मान लीजिए हमने ले लिया 15 एंड वेरिएंस सिग्मा एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू अगर हम ले लें दैट इज अगर हमने ले लिया 25/3। अब इसमें आपको रैंडम वेरिएबल के लिए आपको सिर्फ मीन और वेरिएंस की वैल्यू गिवन है और यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल है ये चीज गिवन है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फाइंड पीडीएफ फॉर रैंडम वेरिएबल y, दैट इज अगर हमने ले लिया से 4x + 6, अगर हमें इस रैंडम वेरिएबल का पीडीएफ चाहिए तो देखिए आप कितने मेथड से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सभी चीजें आपको यहां से समझनी है कि क्या क्या प्रोसीजर आप यूज कर सकते थे। तो अगर हम देखें फर्स्ट मेथड दैट इज मेथड 1, अगर हमने देखा कि हमें यह पता है कि रैंडम वेरिएबल x हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल है। नॉर्मली यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के साथ हम लिमिट्स बताते हैं कि कहां से कहां के बीच में यह हमारा है। यहां पर हम अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको किसे, इट इज हैविंग मीन म्यू एक्स दैट इज इक्वल्स टू 15 and sigma x square that is equals to given as 25/3। अगर ये हमारा रैंडम वेरिएबल है तो अब अगर मान लीजिए कि आपको मीन और अगर उसका वेरिएंस आपको पता हो तो किसी रैंडम वेरिएबल के लिए आप कैसे ड्रॉ करेंगे उसका पीडीएफ। अगर आप इस रैंडम वेरिएबल का पीडीएफ देखना चाहते हैं जिसके लिए सिर्फ मीन और वेरिएंस गिवन है तो आपको पता है कि इस मीन का क्या मतलब है, b + a/2। ये अगर हम मान लें कि ये रैंडम वेरिएबल का पीडीएफ अगर यूनिफॉर्म है तो आपको पता है कि a से b के बीच में कांस्टेंट वैल्यू होगी, ये चीज हमें पता है। तो हमें वो a और b पॉइंट्स चाहिए जहां से जहां के बीच में हम ये कांस्टेंट वैल्यू ड्रॉ करेंगे, और हमें ये पता है कि हमेशा पीडीएफ के अंदर का एरिया 1 होना चाहिए। तो उसका हाइट हम उसकी देख लेंगे कि किस वैल्यू के लिए हमारा टोटल एरिया रेक्टेंगल का 1 मिल रहा है। तो अगर हम देखें तो मीन की वैल्यू होती है b + a/2, ये वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 15। मतलब यहां से एक इक्वेशन क्या आ गई आपके पास, दैट इज b + a इज इक्वल्स टू 30। ये हमारी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन आप जानते हैं वेरिएंस की वैल्यू यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के केस में b - a होल स्क्वायर, b - a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12, ये चीज आप लेते हैं सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 25/3। तो यहां से अगर आप b - a की वैल्यू देखते तो b - a की वैल्यू क्या होती, b - a इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू आ जाती 25 × 12 डिवाइडेड बाई 3 इसका अंडर रूट, ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास। तो ये वैल्यू कितनी आ गई देखिए, इट इज 25 × 12 इज 300 डिवाइडेड बाई 3, मतलब ये वैल्यू आ गई √100, मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई 10। तो b - a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 10 आ गई। तो b + a इज 30 एंड b - a इज 10, दो इक्वेशंस मिल गई आपको, a और ये a कैंसल्ड, 2b इज इक्वल्स टू 40
देयरफॉर b इज इक्वल्स टू 20। ये b की वैल्यू मिल गई, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए तो a की वैल्यू क्या मिल गई 30 माइनस 20 दैट इज 10। तो आपको ये पता चल गया कि जो रैंडम वेरिएबल x था उसका पीडीएफ कैसा था, उसका पीडीएफ x के रिस्पेक्ट में पीडीएफ अगर हम देख रहे हैं fx ऑफ x, तो हमने ये देखा कि रैंडम वेरिएबल का पीडीएफ 10 से लेकर 20 के बीच में रिप्रेजेंटेड है। तो हमने ये 10 से 20 के बीच में ये कांस्टेंट वैल्यू बनाई 10 to 20, और इसके लिए जो वैल्यू होगी वो क्या होगी इस ड्यूरेशन में, हम ये जानते हैं वैल्यू 1 अपॉन b माइनस ए, तो 1 अपॉन 20 माइनस 10 मतलब इस ड्यूरेशन में अगर आप वैल्यू देखते तो क्या वैल्यू होती 1 अपॉन 10 होती। ठीक है, ये तो ये आपको fx ऑफ x मिल गया। यहां से देखकर आप बता सकते थे इसका मीन क्या होगा, 10 और 20 के बीच में है मतलब 15 होगी वैल्यू। तो यहां तक हमने fx ऑफ x फाइंड कर लिया। अब अगर हम देखें कि जैसे आपको अगर x रैंडम वेरिएबल का मीन और सिग्मा एक्स स्क्वायर पता था तो आपने x का पीडीएफ ड्रॉ कर लिया, ऐसे ही अगर आपको y रैंडम वेरिएबल का भी मीन और सिग्मा एक्स स्क्वायर पता हो सिग्मा वाई स्क्वायर तो आप उसके लिए भी पीडीएफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर हम देखें कि y रैंडम वेरिएबल हमें गिवन है, दैट इज y के लिए हमें गिवन है 4x प्लस 6, तो अगर हम इसका मीन चाहते हैं मतलब म्यू y अगर आप देखें जिसको आप क्या लिखते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ y, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ y इज व्हाट, अगर आप देखेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ 4x प्लस 6, तो 4x प्लस 6 आप जानते हैं एक्सपेक्टेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आप पॉजिटिव नेगेटिव साइन में, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज एक्सपेक्टेशन 4 कांस्टेंट बाहर लेकर ये वैल्यू हम जानते हैं इसको हम 4 एक्सपेक्टेशन ऑफ x, और कांस्टेंट का एक्सपेक्टेशन सेम फंक्शन होती है, लिख लेते हैं अभी हम कांस्टेंट 6, तो क्या वैल्यू आ जाती, अगर आप देखें मीन आपको गिवन है एक्सपेक्टेशन x का, ये वैल्यू कितनी गिवन है 15, तो 15 इंटू 4 मतलब 60, और कांस्टेंट का एक्सपेक्टेशन वही वैल्यू, तो 60 प्लस 6 की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 66 मिल गई। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं इसका वेरिएंस सिग्मा वाई स्क्वायर, तो सिग्मा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हमें पता है अगर सिग्मा एक्स स्क्वायर अगर हमें पता है तो इस रिलेशन में जो वेरिएंस होगा इस रिलेशन से डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 4 इंटू एक्स का 4 का स्क्वायर, आप जानते हैं अगर x के लिए वेरिएंस सिग्मा एक्स स्क्वायर तो a इंटू एक्स का वेरिएंस क्या होता है a स्क्वायर इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो अगर आपने यहाँ 4 लिया है तो वैल्यू क्या होगी 4 स्क्वायर इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर, और प्लस 6 का वेरिएंस क्या होगा 0, कांस्टेंट का वेरिएशन 0, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 16 इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर दैट इज 25/3, तो ये वैल्यू आ गई 16 इंटू 25/3। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 400/3। तो अब फिर से यही स्टेप्स अगर हम रिपीट कर लें, जो रैंडम वेरिएबल x के लिए म्यू और सिग्मा एक्स स्क्वायर पता था उसका पीडीएफ ड्रॉ कर लिया, अगर y के लिए मीन और वेरिएंस पता चल गए तो फिर से यहां पर हमने लिखा पहली इक्वेशन दैट इज b प्लस a बाई 2 इज इक्वल्स टू व्हाट 66, मीन मतलब b प्लस a बाई 2 इज इक्वल्स टू 66, इसको हम b डैश और a डैश मान लेते हैं। ठीक है, b डैश प्लस a डैश, जहां से जहां तक हमारा रैंडम वेरिएबल y का पीडीएफ एग्जिस्ट करेगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 66 इंटू 2 दैट इज 132, और अगर आपने यहीं से देखा b माइनस ए का होल स्क्वायर उसकी वैल्यू अगर है 400/3 तो b माइनस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 400/3 इंटू 12 और इसका अंडर रूट, ये क्या होगी वैल्यू हमारे b माइनस ए की वैल्यू होगी, तो क्या वैल्यू में दिख रही है आपको 3 इंटू 4 मतलब ये 400 इंटू 4 1600 का अंडर रूट, तो आपको नेक्स्ट इक्वेशन मिल गई b माइनस ए इज इक्वल्स टू 40। अगर आपने इनको सॉल्व किया तो 2b इज इक्वल्स टू व्हाट 172, देयरफॉर b इज इक्वल्स टू 86, तो आपको b की वैल्यू मिल गई 86, यहां आपने किसी भी एक इक्वेशन में पुट किया b माइनस ए इज 40, देयरफॉर a इज व्हाट 46, 86 माइनस 40 दैट इज 46, तो a की वैल्यू मिल गई 46 और b की वैल्यू मिल गई 86। तो जैसे ही आपको a और b मिल गया तो रैंडम वेरिएबल y का पीडीएफ आप कैसे ड्रॉ कर लेते, ये आपने x लिखें y लिखें फर्क नहीं पड़ता, ये हम y का रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो fy ऑफ x देख रहे हैं हम किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, जहां पर x कोई रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अब हमारा ये पीडीएफ a डैश से b डैश के बीच रिप्रेजेंटेड होगा। a डैश की वैल्यू कितनी है, ये हम डैश लिख लेते हैं इनकी जगह पर, तो a डैश इज 46 और b डैश इज 86, मतलब अब ये जो पीडीएफ होगा आपका ये 46 से 86 के बीच में ये हमारा लाई करेगा। और आप इसकी वैल्यू कैसे बता सकते हैं, विड्थ है 40 तो वैल्यू कितनी होगी 1/40 होगी, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 1/40। तो ये फर्स्ट मेथड से आपने, अगर आपको किसी रैंडम वेरिएबल का मीन और वेरिएंस पता था तो आपने इक्वेशन को यूज किया जो रिलेशन आपको गिवन था x और y के बीच में, और दूसरे वेरिएबल का आपने मीन और वेरिएंस फाइंड किया, और मीन वेरिएंस अगर आपको मिल गया तो आपने उसका पीडीएफ प्लॉट कर लिया, ये फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड हम क्या यूज कर सकते थे यहाँ पे,
नेक्स्ट अगर आप देखें, हम इसमें दो मेथड्स और देख सकते हैं, तो हम उन दोनों को डिस्कस करते हैं और लास्ट में फिर हम एक मेथड और देखेंगे। मतलब ओवरऑल आप 4 मेथड्स देख सकते हैं। तो यहां तक में डाउट्स नहीं होने चाहिए। हो सकता है अगर मैं कुछ चीजें जल्दी बोल गया हूं तो आप उसको एक बार रिकॉल कर लेंगे, फिर से देख लेंगे एक बार। चलिए, तो नेक्स्ट मेथड हम अगर देखें तो ये लिखा हमने मेथड 2। हमें क्या पता है, हमने सिग्मा, हमें ये पता था कि म्यू एक्स की वैल्यू थी 15 और सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू गिवन थी दैट इज 25/3। अगर आपने इन दोनों से x के लिए पीडीएफ फाइंड कर लिया, x के रिस्पेक्ट में अगर आपने ये एफ एक्स ऑफ एक्स अगर आपने फाइंड कर लिया, ठीक है, तो अगर एफ एक्स ऑफ एक्स आपको मिल गया था जिसकी वैल्यू किस किस के बीच में दिखी थी आपको, 10 से लेकर 20 के बीच में, और ये वैल्यू कितनी थी 1/10, ठीक है। अगर आप इस चीज को, अगर आप रेक्टेंगुलर फंक्शन के फॉर्म में लिख लें, आपको दिख रहा है एक रेक्टेंगुलर फंक्शन है, हमें पता है जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेक्टेंगुलर फंक्शन क्या होता है। जनरल रिप्रेजेंटेशन एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू ए रेक्टेंगल ऑफ टी माइनस सेंटर अपॉन टाउ, जहां पर ये टाउ क्या होती है, फुल विड्थ, या आप लिखें टोटल विड्थ। ये क्या होती है, टोटल विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो अगर आपने इसको देखा, इसके लिए एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 1/10, तो यहां से एफ एक्स ऑफ एक्स को क्या लिख सकते थे हम, ए दैट इज 1/10 रेक्टेंगल ऑफ टी माइनस सेंटर। यहां हम एक्स के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं तो इसको हम लिख लेते हैं एक्स माइनस सेंटर। 10 और 20 के बीच में सेंटर कैसे फाइंड करते हैं आप, b प्लस a/2 से, तो ये वैल्यू क्या होगी, सेंटर की वैल्यू जो मीन है आपका दैट इज 15, यहीं पर हमारा रेक्टेंगल सेंटर्ड है, तो ये वैल्यू कितनी है, x माइनस 15 अपॉन टोटल विड्थ। टोटल विड्थ कितनी है इस रेक्टेंगल की, 10, तो ये आपके पास एफ एक्स ऑफ एक्स आ गया, ठीक है। अब रिलेशन क्या यूज कर रहे हैं आप रिलेशन यूज कर रहे हैं y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, जो आपको इस फॉर्म में गिवन थी चीज दैट इज 4x प्लस 6। अगर ये रिलेशन होता है तो अभी हमने देखा था कि ए एक्स प्लस बी के लिए जो एफ वाई ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी, एफ वाई ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू हमने लिखा था 1/mod ऑफ ए एफ एक्स ऑफ, क्या लिखी थी वैल्यू आपने, x माइनस बी अपॉन ए, यही चीज लिखी थी आपने। तो अगर इस रिलेशन को आप यूज करते, a मतलब स्केलिंग फैक्टर, ये वैल्यू कितनी है 4, मतलब ये वैल्यू कितनी होती, दैट इज इक्वल्स टू 1/4 एफ एक्स ऑफ x माइनस बी की वैल्यू गिवन है आपको 6 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू कितनी है 4। तो अगर आपके पास ये एफ एक्स ऑफ एक्स है, अगर आप उसमें ये रिप्रेजेंटेशन यूज कर लें, मतलब उसमें अगर आप ये मॉडिफिकेशंस कर लें, तो आपको डायरेक्टली इस पीडीएफ से नए रैंडम वेरिएबल का पीडीएफ मिल जाएगा। तो देखिए क्या होगी वैल्यू, अगर आपने वैल्यूज यहां सब्स्टिट्यूट की तो आपको दिख रहा है वैल्यू एफ वाई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू एफ एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू इतनी है दैट इज 1/10। ये कैसे मिलेगी वैल्यू, एफ एक्स ऑफ एक्स माइनस 6/4, ये अगर x लिखा आपने तो यहां x है रिप्रेजेंटेशन में, अगर आप x को रिप्लेस करना चाहते हैं x माइनस 6/4 से, तो एफ एक्स ऑफ x माइनस 6/4 की वैल्यू क्या होगी, जहां भी x है वहां पर आप लिखेंगे x माइनस 6/4, ये जनरल रिप्लेसमेंट। तो पहले वैल्यू, ये जो वैल्यू हमने लिखी 1/a दैट इज 1/4 इनटू एफ एक्स ऑफ, तो ये हमने लिखा कांस्टेंट था, ये वैल्यू एज इट इज रही, इनटू रेक्टेंगल ऑफ x की जगह हमने लिखा x माइनस 6/4 माइनस 15 एंड डिवाइडेड बाई 10। अगर आप इसको इवेल्युएट करें तो देखिए क्या आ रही है वैल्यू, दैट इज 1/40 इंटू रेक्टेंगल ऑफ, अगर आप यहां से देखें वैल्यू क्या आएगी, x माइनस 6 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10, ऐसा लिख सकते हैं इसको हम। हमने एलसीएम ले लिया 4, ये वैल्यू आ गई 15 इंटू 6, 4 दैट इज 60। तो ओवरऑल जो वैल्यू आपको मिल रही है एफ वाई ऑफ एक्स, ये वैल्यू देखिए आपको मिली 1/40 रेक्टेंगल ऑफ t माइनस दैट इज x माइनस 66/40। अब अगर फिर से ये रेक्टेंगुलर फंक्शन है, डेफिनेटली रेक्टेंगल ही होना था, यूनिफॉर्म, अगर x वेरिएबल यूनिफॉर्म था तो y भी आपको यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल मिलेगा, मतलब आपको उसका पीडीएफ भी एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में ही मिलेगा। तो अब अगर इस रेक्टेंगल को आपको प्लॉट करना है
ए रेक्टेंगल ऑफ टी माइनस सेंटर अपॉन टाउ से आप कंपेयर कीजिए, मतलब आपका जो रेक्टेंगल होगा वो सेंटर्ड कहां पर होगा, 66 पर सेंटर्ड होगा, और उसकी टोटल विड्थ कितनी होगी 40। तो दोनों तरफ 66 के दोनों तरफ आपको इसकी हाफ विड्थ एक्सटेंड करनी है। तो इसलिए अगर आपने यहां पर प्लॉट किया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर हम देखें एफ वाई ऑफ एक्स, तो ये वैल्यू हमारी ये 66 पर सेंटर्ड है, ये वैल्यू है 66 और टोटल विड्थ 40 है। टोटल विड्थ 40 कैसे लेंगे आप, सेंटर अगर 66 है तो इससे 20 पहले मतलब ये पॉइंट आएगा 46 और इससे 20 बाद में मतलब ये पॉइंट आएगा 86। तो आपने इसके बीच में एक यूनिफॉर्म पीडीएफ ड्रॉ कर दिया तो ये वैल्यू आ गई। अब इसकी एम्पलीट्यूड की वैल्यू भी आपको दिख रही है, दैट इज 1/40। अगर नहीं भी पता होता तो भी आप लिख सकते थे अगर पीडीएफ है तो एरिया 1 होना है, तो ये डेफिनेटली ये वैल्यू कितनी होती, 1/40 होती। तो यही चीज अभी हमने एक मेथड से और देखी थी, सेम पीडीएफ आया था। ये सेकंड मेथड इसी का एक आप लिख सकते हैं, सेकंड मेथड का दूसरा फॉर्म, मेथड 2 फॉर्म 2। ये क्या लिख सकते थे आप, आपने अभी लिखा कि एफ वाई ऑफ वाई अगर हम लिखें तो एफ वाई ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स ऑफ एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू, क्या लिखना है आपको, x इक्वल्स टू वाई माइनस बी अपॉन ए, ये वैल्यू होती थी। तो अब अगर आप देखें तो डी वाई अपॉन डी एक्स, आपके पास जो रिलेशन गिवन है y इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू हमने ली थी 4x प्लस 6। तो अगर ये कैपिटल Y मतलब रैंडम वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसकी वैल्यू अगर आप y ले रहे हैं दैट इज 4 इंटू एक्स प्लस 6। तो अगर हमने देखा dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो इस रिलेशन से एफ वाई ऑफ वाई क्या वैल्यू होती है इसकी, एफ एक्स ऑफ एक्स, एफ एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ये हमारा एफ एक्स ऑफ एक्स है जिसको रेक्टेंगुलर फंक्शन के फॉर्म में हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया 1/10 रेक्टेंगल ऑफ x माइनस 15/10। तो हमने लिखा 1/10 रेक्टेंगल ऑफ x माइनस 15/10 डिवाइडेड बाई dy बाई डी एक्स दैट इज व्हाट 4। और हमें ये वैल्यू कहां पर देखनी होगी, क्योंकि हमने यहां एफ वाई ऑफ वाई लिखा है तो हमें x की जगह पर y के टर्म्स में वैल्यूज पुट करनी होंगी। तो x की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम, y माइनस b की वैल्यू कितनी है, आप यहां से देखें अगर तो b की वैल्यू है 6, तो y माइनस 6/4 अगर आप यहां पर पुट कर दें x की जगह पर y माइनस 6/4 तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू फिर से आपको क्या मिल जाएगी, 1/40 इंटू रेक्टेंगल ऑफ x माइनस 66/40 मिल जाएगी, जैसा हमें पहले केस में मिला। तो देखिए दोनों में डिफरेंस बस आपको समझना है कि अगर आप एफ वाई ऑफ वाई लिखते हैं, ये जो वैल्यू आई एफ वाई ऑफ वाई ये भी सेम आई है, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पर x नहीं होगा, क्या होगा इस केस में यहाँ पर, क्योंकि आपने x की वैल्यू y के टर्म्स में लिखी है तो यहाँ पर y आएगा। तो दोनों चीजें सेम है, आप चाहे y लिखें y के रिस्पेक्ट में या x लिखें x के रिस्पेक्ट में, चीजें सेम है क्योंकि x और y दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब अगर इसी में आप थर्ड मेथड देख लें, इसको आप और कैसे समझा था आपने इसको और ये देख लिया है, तो एक दो मेथड्स और हम देखते हैं और फिर हम ऐसे ही गॉसियन और अदर रैंडम वेरिएबल्स के केस में देखेंगे कि अगर वो ट्रांसफॉर्म्ड हो गए, लीनियरली अगर ट्रांसफॉर्म्ड हुए हैं तो गॉसियन का ट्रांसफॉर्मेशन भी हमें फिर से गॉसियन ही पीडीएफ देगा। तो ये चीजें हम यहाँ वेरीफाई करेंगे और फिर हम ये जो फंक्शन लिख रहे हैं g ऑफ x, उस फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखना सीखेंगे कि कैसे हम उस फंक्शन को देखकर ही बता सकते हैं कि हमारा जो पीडीएफ आने वाला है वो कैसा होगा। तो देखिए फर्स्ट मेथड आपने ये देख लिया, इसको भी देख लीजिए। फर्स्ट मेथड आपने ये देखा था कि अगर हमारे पास एफ एक्स ऑफ एक्स हमें मिल जाए, हमारे पास एफ एक्स ऑफ एक्स डायरेक्टली गिवन नहीं था, हमें मीन और वेरिएंस की वैल्यू गिवन थी, तो उससे हमने एफ एक्स ऑफ एक्स मतलब पीडीएफ ड्रॉ किया एक्स का, और फिर हमने देखा कि वाई का हमारा रिलेशन कैसा है मतलब एक्स के साथ। इस रिलेशन से हमने वाई रैंडम वेरिएबल के लिए मीन और वेरिएंसेस फाइंड किए इन टर्म्स ऑफ मीन एंड वेरिएंसेस ऑफ एक्स, और अगर फिर से y का मीन वेरिएंस मिल गया तो उसके लिए हमने फिर से ये यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल प्लॉट कर दिया y के लिए। तो ये एक मेथड था। सेकंड मेथड आपने देखा रिप्लेसमेंट के थ्रू, और एक और देख लेते हैं हम। तो अभी मैं ये सिर्फ स्टेप्स बता रहा हूं क्वेश्चन सॉल्व करने के, अभी हमने क्वेश्चंस लेने शुरू नहीं किए। तो नेक्स्ट अगर हम देखें मेथड 3, हमारे पास ये x का पीडीएफ आ गया 10 to 20 विथ रिस्पेक्ट टू x
ये है एफ एक्स ऑफ एक्स, वैल्यू है 1/10। तो अगर हम देखें यहां हमारे पास रिलेशन क्या गिवन है, y इज इक्वल्स टू 4x प्लस 6। इसके करस्पॉन्डिंग आपने कहा स्मॉल y इज इक्वल्स टू 4x प्लस 6। ये हमारे पास वैल्यूज हैं। तो अगर आपने देखा कि ये जो वैल्यूज हैं, अगर हम x की वैल्यू को अगर हम इस रिलेशन में 10 पुट करेंगे तो हमें ये पॉइंट क्या मिलेगा, 4 इंटू 10 दैट इज 40 और प्लस 6। तो अगर आप देखें यहां पर कि व्हेन x टेंड्स टू 10, इन दैट कंडीशन y इज इक्वल्स टू 46 एंड व्हेन x टेंड्स टू अपर लिमिट 20, उस केस में y की वैल्यू मिल गई आपको 86। तो आपने डायरेक्टली ये पीडीएफ प्लॉट कर दिया, दैट इज 46 टू 86 विथ रिस्पेक्ट टू x, एफ y ऑफ x, और ये वैल्यू ऑब्वियसली क्या होगी 1/b माइनस a। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 1/40। तो तीनों मेथड से आप देख रहे हैं रिजल्ट आपका क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अगर यहीं पर अगर हम ले लें कि लेट x इज अ नॉर्मल रैंडम वेरिएबल विथ से मीन 5, फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है, दैट इज म्यू x इज 5 एंड वेरिएंस सिग्मा x स्क्वायर इज 2। ये अगर हमारे पास गिवन है और हमें अगर बताया गया कि रैंडम वेरिएबल y कैसे मिलेगा, अगर हमने लिख लिया 2x प्लस 4, ये हमारा रैंडम वेरिएबल y है। अगर हमें इसका पीडीएफ फाइंड करना है, फाइंड एफ वाई ऑफ, या एफ वाई ऑफ y नाम से आए, एफ वाई ऑफ x नाम से आए, आप देख चुके हैं दोनों चीजें सेम है, ठीक है। तो अगर हमें इसके लिए फाइंड करना है तो सबसे पहले अगर हम रैंडम वेरिएबल x का पीडीएफ देखें तो एफ एक्स ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, कैसे लिखते हैं आप, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में पीडीएफ आप लिखते हैं 1/√2π सिग्मा स्क्वायर, तो x के लिए लिख रहे हैं तो 2π सिग्मा x स्क्वायर e टू द पावर माइनस ऑफ x माइनस म्यू x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा x स्क्वायर। ये आपकी वैल्यू होती है। तो अगर यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें जो आपको गिवन वैल्यूज है म्यू x और सिग्मा x स्क्वायर के, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√2π इंटू 2, सिग्मा x स्क्वायर की वैल्यू कितनी गिवन है 2 गिवन है, इंटू e टू द पावर माइनस ऑफ x माइनस म्यू x की जगह 5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू सिग्मा x स्क्वायर दैट इज 2। तो ये तो आपका क्या है एफ एक्स ऑफ x है। अगर यहीं पर हमें देखिए फिर से अगर हमें प्लॉट करना है CDF किसका y का, तो यहां पर मेथड 1 क्या होता, मेथड 1 कि अगर x हमारा नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है विथ हम कहें मीन म्यू x एंड सिग्मा x स्क्वायर, तो डेफिनेटली जब हम इसका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे दैट इज 2x प्लस 4, तो इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से जो y मिलेगा ये y भी हमारा कैसा होगा, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल होगा जिसके लिए मीन और वेरिएंसेस चेंज हो जाएंगे। तो हमने लिख लिया म्यू y एंड सिग्मा y स्क्वायर। अब हमें गॉसियन पीडीएफ लिखने के लिए, जैसे हम यहां पर गॉसियन पीडीएफ क्यों लिख पाए, क्योंकि हमें सिर्फ क्या 2 चीजें पता थी, रैंडम वेरिएबल x के लिए मीन और वेरिएंस पता था। ऐसे ही अगर हमें मीन और वेरिएंस पता चल जाए किसका, जो हम दूसरा रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं y का, तो उसके लिए हम पीडीएफ भी लिख सकते हैं। तो अगर आप यहां से देखते कि y का मीन क्या होगा, तो अब आपको पता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ y दैट इज म्यू y, एक्सपेक्टेशन ऑफ y दैट इज म्यू y इज इक्वल्स टू, इस रिलेशन से देखकर क्या कह सकते हैं हम, 2 टाइम्स म्यू इंटू एक्स एंड प्लस 4 जो कांस्टेंट है उसका एक्सपेक्टेशन 4। तो म्यू x वैल्यू क्या गिवन है आपको, म्यू x की वैल्यू है 5, तो 5 इंटू 2 10 और प्लस 4 मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई 40। तो आपको जो रैंडम वेरिएबल y मिलेगा वो भी गॉसियन नेचर का होगा और उसका मीन कितना होगा 14 होगा। अगर आप यहीं पर देखें एक्सपेक्टेशन ऑफ y माइनस म्यू y का होल स्क्वायर, जिसको आप क्या नाम देते हैं सिग्मा y स्क्वायर, तो सिग्मा y स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, अगर x का वेरिएंस पता है तो इस रिलेशन से 2 इंटू एक्स है तो क्या करेंगे 2 का स्क्वायर इंटू सिग्मा x स्क्वायर और प्लस 4 का वेरिएंस कितना 0। तो सिग्मा x स्क्वायर की वैल्यू आपको गिवन है 2 और 2 का स्क्वायर दैट इज 4, तो 4 इंटू 2 मतलब ये वैल्यू क्या मिल गई आपको 8 मिल गई। तो जैसे ही आपको सिग्मा और म्यू y की वैल्यूज मिल गई तो डायरेक्टली आप यहां से क्या लिख सकते थे, एफ वाई ऑफ x इज इक्वल्स टू 1/√, क्या लिखते हैं आप 2π सिग्मा y स्क्वायर, ठीक है, एक बार हम लिख लेते हैं e टू द पावर माइनस ऑफ x माइनस म्यू y का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा y स्क्वायर। तो देखिए फिर से
अगर हम यहाँ x लिख रहे हैं तो यहाँ भी हमने x लिखा है, इसी चीज को हम fy ऑफ y भी लिख सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, उस केस में हम यहाँ भी y लिखते। तो अगर हम इस वैल्यू को देखें सब्स्टिट्यूट करके तो क्या वैल्यूज आ रही है हमारे पास, ये वैल्यूज आ गई 1/√, y सिग्मा y स्क्वायर की वैल्यू है 8, तो 2 पाई इंटू 8 दैट इज 16 पाई e टू द पावर माइनस ऑफ x माइनस म्यू y की वैल्यू है 14, तो x माइनस 14 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू सिग्मा y स्क्वायर इज 8, देयरफॉर 2 इंटू 8 इज व्हाट 16। तो ये एक मेथड था, हमने फाइंड कर लिया प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फॉर रैंडम वेरिएबल y। अब अगर आप यहीं पर सेकंड मेथड यूज करते तो कैसे फाइंड करते आप, मेथड 2 में फिर से आपके पास जो रिलेशन गिवन है वो क्या गिवन है 2x + 4। तो अगर इस रिलेशन से अगर हम देखें तो अगर हमें y के लिए पता है, अगर x के लिए हमें पीडीएफ पता है तो कैसे लिखते हैं हम fy ऑफ x की वैल्यू आपने लिखा है 1/mod(a) इनटू जो वैल्यू आप लिख रहे हैं fx ऑफ, अब वहां पर x की जगह पर ax + b के रिलेशन में क्या लिखा था हमने x - b/a, ये रिलेशन लिखा था हमने। तो जो भी हमारे पास fx ऑफ x है, देखिए हमारे पास ये fx ऑफ x है, अब हम क्या करेंगे इसमें 1/mod(a) मतलब 1/2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जहां भी इसमें फंक्शन में x दिख रहा है हमें, उस x को हम किससे रिप्लेस कर देंगे x - b/a, जो इस केस में x - 4/2 है, उससे अगर हम रिप्लेस कर देंगे तो यहां से भी हमें fy ऑफ x की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या लिख सकते थे हम fy ऑफ x वैल्यू क्या होगी 1/mod(a) दैट इज 1/2 इंटू fx ऑफ x, ये जो भी वैल्यूज हैं तो कांस्टेंट हैं, ये तो एज इट इज रहेंगी, दैट इज 1/√2 पाई इंटू 2। और ये जो हमारा फंक्शन है, अब इसमें जहां हमें x दिख रहा है वहां पर हमें x - 4/2 पुट करना है, x - b/a पुट करना है, तो क्या हो जाएगी वैल्यू e टू द पावर माइनस ऑफ x माइनस, हमने x की जगह पर पुट किया x - 4/2, तो ये भी लिखा हमने x माइनस लिखा हुआ है 5 इस पूरे का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय लिखी हुई चीज 2 इंटू 2, ये हमने लिखा fx ऑफ x की वैल्यू लिखी हमने ये पूरी इतनी चीज, और उसमें हमने x की जगह पर क्या रिप्लेस कर दिया x - b/a दैट इज x - 4/2 से रिप्लेस कर दिया। देखिए ये वैल्यू कितनी आ रही है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इस 2 को अगर आप स्क्वायर रूट के अंदर ले लें तो 4 आ जाएगी वैल्यू, तो 4 इंटू 4 मतलब ये वैल्यू आ गई 1/√16 पाई इंटू ई टू द पावर, देखिए क्या वैल्यू होगी x - 4 - 10, मतलब हम लिख सकते हैं x - 14 न्यूमरेटर में और डिवाइडेड बाई 2 इस पूरी चीज का स्क्वायर, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस ऑफ x - 14 का हमने स्क्वायर लिख लिया और डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर हमने इसके साथ मर्ज कर लिया, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 4 मतलब ये वैल्यू फिर से कितनी आ गई 16। तो ये चीज आपको सेम ऐसी ही दिख रही है, तो चाहे इस मेथड को यूज करें या इस मेथड को यूज करें रिजल्ट आ जाएगा। तो ये जैसे हमने देखा कि अगर फंक्शन हमारा यूनिफॉर्म था तो पीडीएफ हमारा रेक्टेंगुलर फंक्शन था, आउटपुट पीडीएफ भी कैसा मिला रेक्टेंगुलर फंक्शन मिला। अगर गॉसियन था हमारा, रैंडम वेरिएबल x लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किया, तो उसके लिए हमने अगर रैंडम वेरिएबल y का अगर हमें सिर्फ सिग्मा y स्क्वायर और मीन पता चल जाए तो हमें इस रिलेशन को भी यूज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम उसके लिए रिलेशन के थ्रू जो गॉसियन पीडीएफ का जो रिलेशन है पैरामीटर्स म्यू और सिग्मा x स्क्वायर के साथ, उसको यूज करके डायरेक्टली हम लिख सकते थे। एक और अगर हम ले लें, स्पेस कम है हमारे पास तो ठीक है, मान लीजिए अगर हमने डिफाइन किया कि एक हमारे पास ये पीडीएफ गिवन है, ये एक पीडीएफ है, से इट इज फ्रॉम -5 to 5, और अगर पीडीएफ है तो एरिया 1 होना चाहिए, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब हाइट की वैल्यू आ गई 1/5। तो ये हमारा एक पीडीएफ को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मान लेते हैं ये x रैंडम वेरिएबल का आपको पीडीएफ गिवन था, ठीक है, और आपको यहां पर गिवन है कि रैंडम वेरिएबल y का रिलेशन लेट इट इज -4x + 5, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं है कि पीडीएफ के लिए, आपने देखा है कि पीडीएफ के लिए ये वैल्यू हमारी नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, हमेशा 1/mod के टर्म्स में आती है वैल्यू, तो सेम रहती है, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो अगर इसके लिए हमें पीडीएफ ड्रॉ करना था तो देखिए फिर से आप क्या क्या मेथड्स यूज कर सकते हैं। पहला मेथड अगर आप देखते तो मेथड 1 में आप डायरेक्ट इसको ट्रांसफॉर्म कर लीजिए। डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म कैसे कर लीजिए, ये जो पॉइंट्स हैं आपके, आप कह सकते हैं ये बीच का पॉइंट क्या हमारा, अगर ये 0 पर सेंटर्ड है ट्राइंगल, तो ये पॉइंट -5 है, ये 0 है, ये 5। तो इसी रिलेशन से आप ऐसा लिख सकते हैं y की वैल्यू -4x + 5। अगर आप ये वैल्यूज देख लें फॉर, अगर आप यहां लें वैल्यूज ऑफ x और उसके अकॉर्डिंग आप देखें वैल्यूज ऑफ y, तो x की वैल्यूज क्या है, जब -5 पुट करेंगे तो उस केस में y की वैल्यू क्या होगी
-5 इंटू -4 दैट इज +20 एंड +5 मतलब ये वैल्यू कितनी मिली आपको 25 मिलेगी। अगर आप देखेंगे x के करस्पॉन्डिंग जब x की वैल्यू -5 थी तब जो हमारा पीडीएफ होगा y का उसमें वो पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा x इक्वल्स टू 25 को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही अगर आपने x की वैल्यू 0 के लिए देखा, ये जो 0 पर जो वैल्यू है वो वैल्यू आपको कैसे दिखेगी, 0 के लिए अगर आपने देखा तो y की वैल्यू 0 + 5 मतलब 5, और अगर आपने +5 पर देखा तो ये वैल्यू -20 + 5 दैट इज -15। तो अब आपको ये पॉइंट्स मिल गए, आपको ये पॉइंट्स मिल गए जहां पर आपका ट्राइंगल सेंटर्ड है, वो पॉइंट अब आपको क्या दिख रहा है 5 दिख रहा है। जैसे पहले ट्राइंगल जहां पर सेंटर्ड था या जहां पर सेंटर्ड था अगर पॉइंट पहले वो 0 था तो अब वो पॉइंट क्या हो चुका है हमारा 5 हो चुका है। जो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट था ये पॉइंट आपका जो -5 का पॉइंट था, मतलब ट्राइंगल के दो जो हमारे आउटर मोस्ट पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स हमें मिले हैं -15 एंड +25। तो अगर यहां पर हम कहें कि हमारे पास कोई वैल्यू है -15, यहां पर हमारे पास कोई वैल्यू है +25 और इनके बीच में कहीं यहां पर वैल्यू हमारे पास x इक्वल्स टू 5, तो ये हम x के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट आप यहां से प्लॉट कर सकते थे fy ऑफ x। कैसे मिलेगी वैल्यू, आप यहां पर सेंटर्ड एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दीजिए जिसका पीक कहां पर आ रहा हो 5 पर आ रहा हो। तो अगर आपने यहां एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया तो ये आपको दे रहा है पीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल y। फिर से अगर आपको इस पीक वैल्यू देखनी हो, अगर आपको इस ट्राइंगल की, तो एरिया 1 होना चाहिए। इसका एरिया क्या होता 1/2 इंटू टोटल विड्थ देखिए कितनी है -15 से लेकर 25, मतलब टोटल विड्थ है 40, तो 1/2 इंटू विड्थ 40 इंटू हाइट हम y की वैल्यू क्या लें कि ये वैल्यू हमें 1 मिल जाए। तो वैल्यू अगर आप देखेंगे y कहें कोई भी हमने बस वैल्यू मान ली है तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/20, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 1/20 आ गई। तो एक आपने ये मेथड देख लिया कि डायरेक्टली अगर हम इनके पॉइंट्स को ट्रांसफॉर्म कर लें जो भी आपका रिलेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग, तो हमें ये ट्राइंगल के तीनों पॉइंट्स मिल जाएंगे और फिर से हमें ये ट्राइंगुलर पीडीएफ मिल जाएगा। तो ये हम इसलिए यूज कर पा रहे हैं क्योंकि रिलेशन लीनियर है। तो उस केस में आप कह रहे हैं कि जैसा नेचर x के पीडीएफ का होगा वैसा ही y के पीडीएफ का भी नेचर उसी नेचर का आएगा। इसी में अगर आप सेकंड मेथड देखते तो कैसे लिख सकते हैं आप, ये बस वैल्यू याद रखिए क्या रिजल्ट आया आपका 1/20 पीक वैल्यू है और -15 से +25 तक है। ठीक है, तो हम रैंडम कुछ भी हम एग्जाम्पल सेलेक्ट कर रहे हैं बस अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो अगर इसमें हम सेकंड मेथड यूज करते तो अगर हमने मेथड 2 देखा, मेथड 2 हमारे पास ये fx ऑफ x गिवन था जिसकी वैल्यू -5 से 5 के बीच में x के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू गिवन थी 1/5, ये हमारा fx ऑफ x। अब हमने देखा है कि रिलेशन अगर हमारा ये है दैट इज -4x + 5, ये रिलेशन लिया था हमने। तो अगर इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हम देखें तो जो हमने अभी देखा है कि अगर लीनियर ये रिलेशन है तो उस केस में fy ऑफ x क्या वैल्यू लिखी थी हमने 1/mod a इंटू fx ऑफ, अगर यहां पर +5 का भी टर्म था तो हमने लिखा था x - b/a। तो ये रिलेशन में आपको a और b आइडेंटिफाई करना है पहले अच्छे से। जैसे मान लीजिए यहां पर अगर -5 होता उस केस में b और a की वैल्यूज क्या होती, तो ax + b के लिए आपने a और b को डिफाइन किया। तो यहां से अगर आप देखें तो आपको a की वैल्यू दिख रही है -4 और b की वैल्यू कितनी दिख रही है +5। अगर यहां -5 होता तो b की वैल्यू आप क्या लेते -5 लेते, तो ये वैल्यू क्या आ जाती 1/mod ऑफ a दैट इज 1/mod ऑफ -4, तो ये वैल्यू आ गई 1/4 इंटू जो भी fx x का पीडीएफ है। अब इसको हम ट्राइंगुलर फंक्शन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, आपको फिर से पता है जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्राइंगुलर फंक्शन इज x ऑफ t इज इक्वल्स टू a ट्राइंगल ऑफ t माइनस सेंटर अपॉन टाउ। लेकिन अब हमारे ट्राइंगल में ये टाउ किसको रिप्रेजेंट करता है, हाफ विड्थ को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप इस ट्राइंगल को कंपेयर करें तो आपने लिखा a मतलब पीक वैल्यू कितनी है 1/5, ट्राइंगल ऑफ x माइनस सेंटर, कहां पर सेंटर्ड है ये ट्राइंगल हमारा 0 पर सेंटर्ड है, तो चाहे तो हम x - 0 लिखें, लिखने की जरूरत नहीं है। तो x माइनस सेंटर अपॉन टाउ, दोनों तरफ की विड्थ कितनी है हाफ विड्थ 5, तो यहां पर हमने लिखा अपॉन 5। तो ये हमारा fx ऑफ x था। अब हमें यहां क्या चाहिए, ये तो हमने लिख लिया 1/mod अल्फा। ये जो भी वैल्यू है इसमें जहां भी x है बस उस x को हमें किससे रिप्लेस करना है x - b/a से, जहां पर b की वैल्यू कितनी है -4 है, सॉरी b की वैल्यू कितनी है +5 है, तो क्या वैल्यू होगी इंटू 1/a दैट इज 1/5 ट्राइंगल ऑफ
x की जगह पर हमने लिखा x -5 अपॉन -4, a की जगह पर कितना हमारा -4। तो यहां आप मॉड ले रहे हैं, यहां आपको मॉड नहीं लेना, तो ये वैल्यू कितनी है -4, a और अपॉन में क्या है इनटू 5। ये जो वैल्यू हमने अभी तो सिर्फ x की वैल्यू पुट की और हमें उसको 5 से डिवाइड भी करना है। तो अब आपको जो चीज मिल रही है दैट इज 1/20। अगर आप देखें तो ये वैल्यू कैसी है, ट्राइंगल ऑफ x -5 अपॉन -20 आप कहें तो आप जानते हैं ट्राइंगुलर फंक्शन एक इवन फंक्शन है, तो x को -x से आप रिप्लेस कर सकते हैं, इसलिए माइनस साइन यहां से आप डिस्कार्ड कर सकते हैं। अगर ये इवन फंक्शन नहीं होता तो डेफिनेटली हमें माइनस रखना पड़ता, तो इस केस में आप क्या लिख सकते हैं, इसको डिवाइडेड बाई 20 लिख सकते हैं। तो ये आपका fy ऑफ y आ गया। अगर हम इसको प्लॉट करना चाहते हैं fy ऑफ x आ गया, अगर हम x लिख रहे हैं यहां पर, तो अगर फिर से आप इसको प्लॉट करके देखें तो कैसा ट्राइंगल है ये, कंपेयर कीजिए ए ट्राइंगल ऑफ x माइनस सेंटर अपॉन टाउ, मतलब ये जो ट्राइंगल है ये 5 पर सेंटर्ड है और इसकी दोनों तरफ जो विड्थ है हाफ विड्थ, वो हाफ विड्थ कितनी है 20 है। तो अगर आप इसके करस्पॉन्डिंग देखें तो आपको ये ट्राइंगल मिला x के रिस्पेक्ट में fy ऑफ x जो कहां पर सेंटर्ड है 5 पर सेंटर्ड हमारा ये ट्राइंगल है, और दोनों तरफ विड्थ अगर 20 है तो 5 से 20 पहले आएंगे तो कहां पहुंचेंगे -15, 5 से 20 आगे आपने मूव किया तो कहां पहुंचे आप +25। तो इसलिए ट्राइंगल कैसा आपका जो इस बीच में एग्जिस्ट कर रहा है और इसके लिए एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी है 1/20 है। तो आपका ये रिजल्ट वहां से भी आया था। तो इस तरह आप डिफरेंट मेथड्स को यूज कर सकते हैं और अपने पीडीएफ को फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसी में और एडअप करते हैं कि जो आप ये रिलेशन लिख रहे हैं ax प्लस b, वो क्या आपका फंक्शन डिफाइन कर रहा है, मतलब gx इक्वल्स टू ये वैल्यू है। तो अब इस फंक्शन से हमें क्या क्या चीजें पता चलती हैं और इस फंक्शन को देखकर हम CDF और PDF को कैसे प्लॉट कर सकते हैं, क्योंकि रिलेशन हमारे लिए मैटर नहीं करना चाहिए। अगर हम रिलेशन gx के फॉर्म में अगर हम समझ गए तो फिर वो gx की वैल्यू कुछ भी हो उसके अकॉर्डिंग हम अपना PDF CDF प्लॉट कर सकते हैं। तो इसलिए अब हम किसी पर्टिकुलर रिलेशन पर डिपेंडेंट ना रहें कि ax प्लस b के लिए क्या होगा या दूसरा कुछ आ गया तो क्या होगा, इसलिए हम अब फंक्शन के फॉर्म में देख लेते हैं कि अगर हमें y कैसा फंक्शन है x का, अगर ये ग्राफ अगर आपको आप बता दिया गया है रिलेशन, तो उससे आप कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे हमने ये डिफाइन किया कि हमारा टॉपिक ही यही है फंक्शन ऑफ वन रैंडम वेरिएबल, ये चीज हम देख रहे हैं। तो मतलब हमने ये कहा कि जो रैंडम वेरिएबल y आएगा वो क्या होगा, कोई फंक्शन होगा रैंडम वेरिएबल x का। ठीक है, ये अगर हम रैंडम वेरिएबल्स के टर्म्स में लिख रहे हैं तो ऐसा लिख रहे हैं। अगर हम इसकी वैल्यूज को डिफाइन करें तो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू जो रैंडम वेरिएबल x की वैल्यूज होंगी उन पर अगर हम वो फंक्शन अप्लाई करेंगे तो हमें करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ये अब मान लीजिए यहां पर हम एक ये gx फंक्शन बनाते हैं। सपोज ये हमने ड्रॉ जो किया है ये चीज क्या हमारी, ये इसी फंक्शन की वैल्यूज को बता रही है। ये gx है, मतलब ये वैल्यूज किसकी हैं, y की ये वैल्यूज बता रही। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में प्लॉट किया हमने, ये x के रिस्पेक्ट में प्लॉट किया। अगर हम ये बता दें कि जो हमारा ये gx फंक्शन है जो अल्टीमेटली इस रैंडम वेरिएबल y की वैल्यूज को बता रही है। ठीक है, जो भी हमारा फंक्शन लिखा होता, मान लीजिए कोई भी एक ऐसा फंक्शन लिखा था कि जब हमने इस रिलेशन को यूज करके उसका ग्राफ ड्रॉ किया तो ये हमारे पास ऐसा ग्राफ आया। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं हम कि हमारे gx की वैल्यू a और b के बीच में ही लाई कर रही है, आपको दिख रहा है कि a से नीचे कभी नहीं गई है वैल्यू और b से ऊपर आपको कहीं नहीं दिख रहा है ग्राफ। तो अगर इसको हम कहें कि ये हमारा क्या है, gx फंक्शन है, रैंडम वेरिएबल y की वैल्यूज को हम x के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। ठीक है, ये चीज। अब अगर यहां से आप देखें कि सबसे पहली चीज तो आपको यहां पर ये दिख रही है कि जो gx है वो gx हमेशा हमारा a से बड़ा या बराबर होगा और b से छोटा या उसके बराबर होगा। इसके बाहर हमारी gx की वैल्यू कभी नहीं हो सकती। तो अब अगर इस फंक्शन को देखकर अगर आपके पास yx और मतलब जो आपका gx फंक्शन है, जैसे मान लीजिए कि अभी आप फंक्शन ले रहे थे दैट इज -4x + 5, तो अगर इस चीज को आप x के रिस्पेक्ट में प्लॉट कर लेते, अगर आपने इसको x के रिस्पेक्ट में प्लॉट कर लिया, कैसा आएगा ये प्लॉट, x के रिस्पेक्ट में y इक्वल्स टू -4x + 5, इंटरसेक्शन +5 पर और स्लोप नेगेटिव, मतलब आपको कैसी चीज दिखेगी ये,
ऐसी आपको कोई स्ट्रेट लाइन दिखेगी जिसके लिए ये इंटरसेक्शन 5 है, और अगर आप कह रहे हैं इसका स्लोप -4 है, मतलब 0 से लेकर अगर हम देखेंगे 1 यूनिट पर, तो ये वैल्यू हमारी 5 से चेंज होकर क्या हो गई होगी, 1 हो गई। मतलब अगर आप देखें तो ये 1 पर ये वैल्यू भी क्या हो गई होगी, 1 हो गई। ठीक है, आप इंटरसेक्शन यहां से भी देख सकते थे। तो हमारे पास ऐसी कोई स्ट्रेट लाइन है, तो ये क्या था हमारा इस केस में, ये gx था विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब अगर जैसे आप इस gx में देखते तो x के करस्पॉन्डिंग अगर आपकी x की वैल्यू -5 से 5 ही वेरी कर सकती है, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको देखा कि ये जो gx आएगा इसकी वैल्यू हमारी -15 से 25 ही वेरी कर सकती थी। तो आप उतना पोर्शन आप लेते। तो यही gx हम कह रहे हैं कि हमारे पास अगर कोई gx फंक्शन था, उसको हमने x की सारी वैल्यूज के लिए अगर प्लॉट किया तो हमारे पास ऐसा ये फंक्शन बन रहा है gx। ठीक है, ये अब अगर हमने देखा कि gx की वैल्यू कभी भी a से छोटी नहीं हो सकती और b से बड़ी नहीं हो सकती, तो यहां से अगर आप रैंडम वेरिएबल के लिए टू फाइंड, आप रैंडम वेरिएबल y का जिसकी वैल्यूज आपने प्लॉट कर रखी है, अगर इसके लिए आप CDF प्लॉट करना चाहते हैं, मतलब अगर हमें प्लॉट करना है fy ऑफ y, हम y लिख लेते हैं। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम देख चुके हैं x लिखें y लिखें, तो fy ऑफ y प्लॉट करना है। मतलब ये चीज क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल y लेस देन इक्वल्स टू y। ये प्रोबेबिलिटीज हमें प्लॉट करनी है। तो अगर हम कहें कि इफ, अगर आप यहां से देखिए कि हमें अगर ये पता है कि gx की वैल्यू कभी भी b से बड़ी नहीं हो सकती, तो अगर हम कहें कि हम y की वैल्यू ले लें y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू b, अगर y हम ऐसा सेलेक्ट करें, ये जो हम y लिख रहे हैं, अगर इसमें हम y ऐसा सेलेक्ट करें जिसकी वैल्यू b से बड़ी है, ठीक है, अगर b से बड़ी है, तो उस केस में देन हम उस केस में क्या कह सकते हैं कि ये जो हमारा प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल y, दैट इज व्हाट, रैंडम वेरिएबल y मतलब क्या, ये क्या है, y मतलब आपका मतलब है ये कि y आप लिख रहे हैं फंक्शन ऑफ x, gx, इस g ऑफ x की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू y हो, तो gx की वैल्यू आप देख रहे हैं कि कभी b से बड़ी नहीं हो सकती। तो इसलिए अगर आपने y की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू b ले ली है, तो ये कंडीशन हमेशा ही सेटिस्फाई होगी, इसलिए ये प्रोबेबिलिटी आपको हमेशा क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। ये चीज समझ रहे हैं क्या बात की हमने। अगर हमारे पास कोई रिलेशन गिवन है x और y के बीच का, उस रिलेशन के लिए अगर हमने x के रिस्पेक्ट में उस रिलेशन को प्लॉट किया, तो हमारे पास जो x की वैल्यूज हैं उनके करस्पॉन्डिंग हमारे पास ये ग्राफ आया। अब अगर ये g ऑफ x फंक्शन a और b के बीच में ही लाई कर रहा है, कभी भी इसकी वैल्यू b से अगर ज्यादा नहीं है, तो अगर हम रैंडम वेरिएबल y के लिए CDF प्लॉट करना चाहते तो हमारे पास ये रिलेशन होता कि fy ऑफ y इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ y लेस देन और इक्वल्स टू y। आप अगर ये देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी y लेस देन इक्वल्स टू y, तो ये y की कंडीशन मतलब y की वैल्यू मतलब gx की वैल्यू y से छोटी हो। और अगर आपने y डिफाइन किया कि y अगर b से बड़ी वैल्यू है, अगर ये वैल्यू b से बड़ी वैल्यू है, तो क्योंकि कभी भी gx आपका b से बड़ा नहीं हो सकता, तो हमेशा ही वो इस रिलेशन को फॉलो करेगा कि gx इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू y। तो इसलिए उस केस में प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ऐसे ही अगर लेते आप कि इफ y इज लेस देन a, अगर हम कहें कि y हमारा जो हम यहां वैल्यू ले रहे हैं, अगर वो वैल्यू लेस देन a है, तो उस केस में आप देखें अगर, तो क्या होगी वैल्यू, देन y लेस देन y मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ g ऑफ x लेस देन y लेस देन इक्वल्स टू y। तो gx की जो मिनिमम वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू है a, और आपने इस y की वैल्यू को क्या कर दिया, a से भी छोटा ले लिया, तो ये रिलेशन कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा, और इसलिए ये प्रोबेबिलिटी आपको क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। ये समझ रहे हैं। तो अगर हम y की वैल्यू सेलेक्ट करें b से बड़ी, और इस gx फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर हमने देखा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी ऑलवेज 1, और अगर हमने y की वैल्यू सेलेक्ट की a से छोटी वैल्यू, तो हमेशा ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। अब इसको थोड़ा सा हम और समझते हैं। मान लीजिए आपने यहां पर एक कोई पॉइंट डिफाइन किया, ये कोई आपने पॉइंट डिफाइन किया से इट इज y1, ये y की वैल्यू कितनी है, y1। अगर हम वो मान रहे हैं कि x की वैल्यू x1 के करस्पॉन्डिंग हमें ये y की वैल्यू क्या मिल रही है, y1 मिल रही है। तो अगर आपको यहां पर पूछा जाए आपसे कि प्रोबेबिलिटी दैट इज y दैट इज g ऑफ x मतलब y, ठीक है, यही चीज लिख रहे हैं हम, y लेस देन y की ही कंडीशन लिख रहे हैं। तो अगर हम लिखें g ऑफ x, अगर हम पहले ये इवेंट देख लेते हैं, ठीक है, अगर हम इस इवेंट को देखें कि g ऑफ x की वैल्यू हमारी लेस देन और इक्वल्स टू y1 हो, ये कंडीशन क्या है, gx की वैल्यू, ये देखिए आपका ग्राफ है, इस ग्राफ में हम ये चाहते हैं कि ये जो gx की वैल्यू है जिसको हम y कह रहे हैं, ये y वैल्यू हमारी इस y1 से छोटी या इसके बराबर हो, इसके लिए क्या कंडीशन है। तो हमें दिख रहा है कि ये चीज
जब तक हम x की वैल्यू को x1 ले रहे हैं, x1 से छोटी किसी भी वैल्यू के लिए अगर आपने देखा तो हमारे gx की वैल्यू क्या है, इस y1 से कम है। x1 से छोटी किसी भी वैल्यू के लिए अगर हम देख रहे हैं तो ये ग्राफ हमारा दिख रहा है कि इस y1 से क्या है, वैल्यू हमारी कम है। इसलिए आप ये जो इवेंट लिख रहे हैं कि gx लेस देन और इक्वल्स टू y1, ये हमारा किसके लिए होगा, फॉर satisfies for values of x less than or equals to x1। हम ऐसे समझ सकते हैं कि हम कहें अगर इन x की वैल्यू अगर हम इस x1 से छोटी लेंगे तब जो हमें इस y की वैल्यू मिलेगी जिसको हम gx कह रहे हैं, उस y की वैल्यू डेफिनेटली इस वैल्यू y1 से छोटी होगी। बस यही चीज हमने लिखी है। तो अगर हमें ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, क्योंकि यही प्रोबेबिलिटी हमें क्या दे रहा है, CDF की वैल्यूज दे रही, तो अगर हमें ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ g ऑफ x लेस देन और इक्वल्स टू y1, तो इस प्रोबेबिलिटी को हम क्या लिख सकते थे, इट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x लेस देन और इक्वल्स टू व्हाट, x1। ऐसा लिख सकते थे आप। अगर आप ये जो gx लिख रहे हैं इसका मतलब आप रैंडम वेरिएबल y लिख रहे हैं, तो y की प्रोबेबिलिटी y1 से कम हो, ये सेम है कैसा कि x की प्रोबेबिलिटी किससे कम हो, उसके करस्पॉन्डिंग जो x1 का पॉइंट था जिसके लिए वैल्यू y1 गई है, उस x1 से x की वैल्यू कम हो। अगर ये चीज हम देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, और ये जो चीज आपने लिखी ये किसकी वैल्यू है, ये fy ऑफ y1। यहां से क्या दिख रहा है आपको, fy ऑफ y1 इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ y लेस देन इक्वल्स टू y1, और ये चीज हमें किसके बराबर मिली, x लेस देन इक्वल्स टू x1। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, fx ऑफ x1 लिख सकते हैं। ये चीज समझ रहे हैं। अब अगर मान लीजिए यहां पर तो ऐसी कंडीशन थी, अब अगर हम ये पॉइंट देखें, मान लीजिए कि हमने एक ये वैल्यू डिफाइन की, अगर हम देखें तो ये वैल्यू हमें 3 जगहों पर दिख रही है। एक यहां भी ये वैल्यू है, यहां भी ये सेम वैल्यू है, और यहां भी ये सेम वैल्यू है। अगर हम कहें कि ये जो वैल्यू है हमारी, अगर हम इस वैल्यू को नाम दे दें y2, जैसे हमने एक वैल्यू डिफाइन की y की वैल्यू y1, ऐसे हम एक वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं y की वैल्यू y2। ये y की वैल्यू y2 कहां कहां पर है, सपोज इसको हम नाम दे देते हैं x2 डैश, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया x2 डबल डैश, और इसको हमने नाम दे दिया x2 ट्रिपल डैश। आप अगर इन तीनों x की वैल्यूज के लिए देखेंगे, जब x की वैल्यू x2 है, x2 डैश है, तब भी y की वैल्यू y2 है, जब x2 डबल डैश है तब भी y2 है, जब x2 ट्रिपल डैश है तब भी वैल्यू कितनी है, y2 है। तो अब इस केस में अगर आपको डिफाइन करना हो, देखिए आपने ये फर्स्ट लिया कि जब y से बड़ी होगी तो वैल्यू 1 होगी प्रोबेबिलिटी की, हमने सेकंड लिया ये कि जब y की वैल्यू a से छोटी होगी तो प्रोबेबिलिटी 0 होगी। थर्ड हमने केस देखा कि अगर हम कोई ऐसा पॉइंट ले रहे हैं यहां पर y1 से कम होने की प्रोबेबिलिटी, तो इसको हम x के टर्म्स में कैसे फाइंड कर सकते हैं, fx ऑफ x1 से फाइंड कर सकते हैं। अगर हमने यहीं पर लिया फोर्थ केस कि अगर हम देखना चाहते हैं इवेंट कि जब आपका g ऑफ x, अगर हम चाहते हैं कि gx मतलब रैंडम वेरिएबल y की वैल्यू, अगर हम ये चाहते हैं कि ये वैल्यू हमारी छोटी हो या इक्वल हो किससे, y2 से। अगर हम ये चाहते हैं कि हमें अगर ये CDF अगर डिफाइन करना हमें, तो y मतलब gx की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू y2 है, ये कब पॉसिबल है। तो आपने देखा इस ग्राफ को, आपको ये दिख रहा है कि अगर x की वैल्यू x2 से छोटी है तो फिर हमारी ये ग्राफ की वैल्यू क्या है, y2 से कम है। तो एक तो ये रीजन आपको दिख रहा है कि x2 से छोटी सभी वैल्यूज की, जितने भी हम x की वैल्यूज लेंगे जो सभी x2 से छोटी हो, उनके लिए ये वैल्यू हमें क्या मिलेगी, y2 से कम मिलेगी। दूसरी क्या कंडीशन दिख रही है, अगर x की वैल्यू x2 डबल डैश से x2 ट्रिपल डैश के बीच हो, उस बीच में भी हमारी वैल्यू क्या है, ये y2 से छोटी वैल्यू है। दिख रहा है आपको एक रीजन x2 डैश से पहले की का रीजन, तो x की वैल्यू जब x2 डैश से छोटी होगी तब भी हम कह सकते हैं कि gx हमारा y2 से छोटा होगा। और दूसरा ये रीजन हमें दिख रहा है कि जब हम x2 डबल डैश से x2 ट्रिपल डैश के बीच देखेंगे तो भी हमारे y की वैल्यू जो है वो y2 से छोटी। तो इसलिए इस इवेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इट इज व्हाट, इट इज आइडेंटिकल टू दैट ऑफ, अगर हम कहें कि x की वैल्यू छोटी हो x2 डबल डैश से, और हम क्या लिख सकते हैं, x की वैल्यू x2 डबल डैश से लेकर ये x2 सिंगल डैश से छोटी हो, x2 डैश सबसे लेफ्ट मोस्ट जो पॉइंट है आपका उससे भी छोटी हो, या फिर x2 डबल डैश से x की वैल्यू x3 x2 ट्रिपल डैश के बराबर के बीच में हो। तो आप कह सकते हैं कि इस रीजन में भी हमें दिख रहा है कि जो वैल्यू है हमारी y की वैल्यू वो y2 से छोटी है। तो अगर हम इन दोनों इवेंट्स को देखें तो ये हमें दिख रहा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। x2 से छोटा होना ये अलग चीज है, और उसके बाद कहीं ये दोनों पॉइंट्स लाई कर रहे हैं x2 डबल डैश और ट्रिपल डैश, तो उनके बीच में होना ये दोनों कैसे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। तो इसलिए
अगर हमें ये प्रोबेबिलिटी लिखनी थी, जिसको हम क्या नाम देते, एफ वाई ऑफ, हम नाम देते हैं एफ वाई ऑफ y2, जिसका क्या मतलब होता, प्रोबेबिलिटी ऑफ y को हमने लिख लिया gx, प्रोबेबिलिटी ऑफ y लेस देन इक्वल्स टू y2। तो ये किसके बराबर होगा, क्योंकि ये दो इवेंट से मिलकर के इवेंट बन रहा है और ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, तो उस केस में दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का सम। तो इसलिए हमने लिखा इट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x बीइंग लेस देन इक्वल्स टू x2 डैश एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x इन बिटवीन x2 डबल डैश एंड x2 ट्रिपल डैश। ऐसा लिख सकते हैं हम। अब अगर आप इस चीज को और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लें तो आप यहां से क्या लिख सकते हैं, एफ वाई ऑफ y2 इज इक्वल्स टू, इसको हमने लिखा एफ एक्स ऑफ, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी क्या बता रही है, प्रोबेबिलिटी x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू x2 डैश हो, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं हम, एफ एक्स ऑफ x2 डैश, और प्लस इस प्रोबेबिलिटी को क्या लिख सकते हैं हम, ये हमें पता है कि इस प्रोबेबिलिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं f2 दैट इज एफ एक्स ऑफ x2 डबल डैश, बाद की लिमिट क्या हमारी ट्रिपल डैश, माइनस एफ एक्स ऑफ x2 डबल डैश। ये समझ रहे हैं हम। ये जो हमारी इस रेंज में होने की प्रोबेबिलिटी CDF से कैसे फाइंड करते हैं हम, CDF एट दिस वैल्यू माइनस वैल्यू ऑफ CDF एट x2 डबल डैश। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया। तो जैसे अभी हमने देखा कि अगर हमारे पास कोई ग्राफ गिवन है तो उस ग्राफ को देखकर भी आप डिफाइन कर सकते थे। अब इसको फिर से समझने के लिए आप जो एग्जांपल्स कर चुके हैं उस पर आ जाइए, उसको आप वेरीफाई करके देखिए, फिर हम यहां पर नया केस लेंगे, नया रिलेशन हम डिफाइन करेंगे। जैसे हम डिफाइन कर सकते हैं एक्स स्क्वायर का रिलेशन। तो एक बार अपनी अंडरस्टैंडिंग को देखने के लिए मान लीजिए हमारे पास एक ये रिलेशन था कि हमारे पास कोई एक रैंडम वेरिएबल है, जो हमने एग्जांपल लिया उसी को हम ले लेते हैं कि हमारे पास रैंडम वेरिएबल x के लिए अगर हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल माना था जो 10 से 20 के बीच लाई कर रहा था, तो उसका पीडीएफ आपने 10 से 20 के बीच कांस्टेंट ड्रॉ किया। अगर उसी रैंडम वेरिएबल का हम सीडीएफ देखते तो कैसा होता, सीडीएफ 10 से 20 के बीच हमारा ये सीडीएफ कैसा होता, लीनियरली 0 से इंक्रीज होकर 1 पहुंचता। ये सीडीएफ होता है इसका, ये हमारी वैल्यू क्या होती 1। ये क्या हमारा कैपिटल एफ एक्स ऑफ एक्स है, जो 10 से 20 के बीच में वैल्यू हमारी 0 से इंक्रीज होकर 1 हो रही है। ये सीडीएफ है हमारे रैंडम वेरिएबल एक्स का। तो अब अगर हमें ये देखना है कि हम अगर एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, रिलेशन आपने क्या डिफाइन किया था, आपने रिलेशन डिफाइन किया था y इज इक्वल्स टू 4x प्लस 6। ये रिलेशन आपने डिफाइन किया था, तो आपको रैंडम वेरिएबल y का जो पीडीएफ था वो कहां से कहां तक मिला था, 46 से 86 तक आपको वो पीडीएफ मिला था। तो अब अगर हम इसके केस में देखें कि ये जो रिलेशन है, अगर आप इस रिलेशन को देखते, आप लिख सकते थे y इज इक्वल्स टू 4x प्लस 6। तो अगर आप ये gx अगर प्लॉट करते, अगर यहां से आपने ये gx प्लॉट किया, ये सपोज आप यहां पर प्लॉट करना है विद रिस्पेक्ट टू x gx, दिस gx इज व्हाट 4x प्लस 6। अगर आप ये gx प्लॉट करते जिसकी वैल्यू है 4x प्लस 6, तो आपको दिख रहा है इंटरसेक्शन प्लस 6 पर है, तो आपने यहां पर कोई पॉइंट दिखा दिया, ये प्लस 6 पर इंटरसेक्शन होना है, और स्लोप की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है 4, मतलब इंक्रीजिंग आपको स्लोप की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो आपने कोई ये इंक्रीजिंग स्लोप की एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, और आपने ये दिखा दिया कि अगर इस लाइन का स्लोप कितना है 4, इसका मतलब ये जो इंटरसेक्शन हो रहा होगा, मतलब 6 कितनी देर में पहुंचा होगा, ये पॉइंट क्या मिल जाएगी आपको, वैल्यू -1.5। ये चीजें आप सिंपल कैलकुलेशन से देख सकते हैं। तो ये gx होता। अब अगर हमें इस gx से अगर हमें पीडीएफ प्लॉट करना होता किसका, रैंडम वेरिएबल y का, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास सिर्फ क्या गिवन है, अगर हमें ये रिलेशन गिवन है दैट इज 4x प्लस 6, हमने उस रिलेशन का ग्राफ प्लॉट कर लिया, ये हमें दिख रहा है एक लीनियर ग्राफ मिला हमें। अब इस ग्राफ को यूज करके हम कैसे रैंडम वेरिएबल y का सीडीएफ प्लॉट करेंगे, अगर हमें रैंडम वेरिएबल x का सीडीएफ पता है। तो आपको क्या दिख रहा है, अगर हम यहां लिखें कि अगर हमें प्रोबेबिलिटी देखनी होती कि रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू हमें पता है कि 10 से पहले रैंडम वेरिएबल x के लिए सीडीएफ की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो अगर आप x के करस्पॉन्डिंग अगर आप देखें व्हेन x इक्वल्स टू 10, तो उस केस में आपको पता है y की वैल्यू क्या मिल रही है आपको 46, एंड व्हेन x इक्वल्स टू आपने लिया 20, तो आपको y की वैल्यू मिली 86। तो ये तो स्ट्रेट लाइन -∞ से +∞ तक है, उस बीच में से आपको एरिया कहां से कहां तक का लेना है, मतलब रीजन कौन सा सेलेक्ट करना है आपको, इस बीच का रीजन सेलेक्ट करना है। जब y की वैल्यू किस किस के बीच में लाई कर रही हो, 46 और 86 के बीच में लाई कर रही हो। तो देखिए अगर आप, ठीक है इस ग्राफ को हम यहां बना लेते हैं, तो हम ये देख रहे थे कि अगर हम
इसको आप प्लॉट करें, इसी स्ट्रेट लाइन को एक बार हम और प्लॉट कर लें, अगर ये अगर x के रिस्पेक्ट में ये हम g ऑफ x प्लॉट कर रहे हैं, तो ये हमने देखा कि एक स्ट्रेट लाइन है। तो अगर हम x की वैल्यूज़ जो वेरी कर रहे हैं, रैंडम वेरिएबल x जब हमारा 10 से 20 के बीच में होगा, उस बीच में इस रैंडम वेरिएबल y की वैल्यू अगर हम देखें तो ये y की वैल्यूज़ हमें क्या मिल रही हैं, ये वैल्यूज़ हमें मिल रही हैं 46 to 86। तो मतलब अगर हमें देखना है रैंडम वेरिएबल y के लिए CDF, तो रैंडम वेरिएबल y हमारा कहाँ से कहाँ के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिर्फ 46 से 86 के बीच में। क्योंकि अगर x की वैल्यू आप जो रैंडम वेरिएबल x है उसकी वैल्यू को 10 से 20 के बीच में ही देख रहे हैं, तो हमारे जो रैंडम वेरिएबल है वो 46 से 86 के बैच में उसकी वैल्यू 0 से इंक्रीज होकर प्रोबेबिलिटी क्या हो रही है, 1 हो रही है। मतलब आप अगर यहाँ प्लॉट करते, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर आप यहाँ प्लॉट करते या y आप लिख लें, फर्क नहीं पड़ता, या अगर हमने y लिख लिया, y के रिस्पेक्ट में fy ऑफ कैपिटल fy ऑफ y, तो ये वैल्यू क्या आ जाती है हमारी, जैसे आपने लिया था 10 से 20 के बीच में x का CDF, वैसे अब हमारा y का CDF किस किस के बीच में है, 46 से 86 के बीच में। तो आपने इसके बीच में एक यूनिफॉर्मली वेरिंग आपने वैल्यू दिखाई, जो आपकी कहाँ तक इंक्रीज हो रही है, ये वैल्यू 0 से 1 इंक्रीज हो रही है। और जैसे ही आप 86 या उससे ज़्यादा y के लिए देखेंगे, तो क्योंकि वैल्यू कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकती, इसलिए वैल्यू आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमेशा 1 होगी। तो ये हमने देखा कि कैसे आप इस ग्राफ को यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि जो रिलेशन हम देख चुके हैं उसके लिए फिर से अगर हम देखें यहाँ पर कि जो आपने ax प्लस बी लिया था, उसको आप कैसे समझ सकते हैं यहाँ से कि क्यों हम उसके लिए जो CDF लिख रहे थे वो x के टर्म्स में हमने क्यों लिखा था, कि fy ऑफ y की वैल्यू हमने जो लिखी थी x के टर्म्स में, उसको हम समझ लेते हैं कि उसको हमने क्यों लिखा था वैसे, और फिर हम दूसरे रिलेशन को देखेंगे। तो जैसे आपने रिलेशन लिया था, अगर y इज इक्वल्स टू ax प्लस बी, इस रिलेशन को हम समझते हैं कि अगर हम इसके लिए y के लिए अगर हम CDF देखेंगे, तो fy ऑफ y दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल y लेस देन इक्वल्स टू y, जहां पर इस रैंडम वेरिएबल y को ही आपने क्या कहा, ये क्या आपका, ये gx है, ये हमारा क्या है, g ऑफ x फंक्शन है। तो आप लिख सकते हैं दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ g ऑफ x लेस देन और इक्वल्स टू y। तो अगर यहाँ से आप देखें, ये चीज़ हमारी कब सेटिस्फाई होगी, ये चीज़ दैट इज y लेस देन इक्वल्स टू y, इट इंक्लूड्स ऑल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच, all values of x for which ax plus b is less than or equals to what, y। ठीक है, ये चीज़ हमारी y मतलब ax plus b जिसके लिए हमारे क्या हो, x की वो सभी वैल्यूज़ जिसके लिए ax plus b हमारा क्या हो, y से छोटा हो। अब अगर हम दो केसेस देखें, केस 1, इफ a इज ग्रेटर देन 0, तो आपकी जो ये इक्वेशन है, इसी इक्वेशन की आप अगर इसको आप ग्राफ में ड्रॉ करते, तो ये कैसा ग्राफ बनता है आपका, अगर आप gx देख रहे हैं, दैट इज ax प्लस b का ग्राफ विथ रिस्पेक्ट टू x, जहां पर x क्या है आपका, मतलब a कैसा आपका, पॉजिटिव है, मतलब स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, इंटरसेक्शन भी आपने पॉजिटिव शो किया, तो ऐसा कोई भी ये ग्राफ है, ये कहां पर कट कर रहा है, b पर कट कर रहा है। ठीक है, यही चीज़ आपको, इसको आप क्या लिख रहे हैं, और y लिख रहे हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपने कोई भी एक पॉइंट डिफाइन कर दिया, यहाँ पर आपने कोई भी एक पॉइंट डिफाइन कर दिया जहाँ पर इसकी वैल्यू को आपने नाम दे दिया y1, किसके करस्पॉन्डिंग है ये वैल्यू, अगर x की वैल्यू x1 के करस्पॉन्डिंग अगर आपको ये पॉइंट मिल रहा है y इज इक्वल्स टू y1, तो अगर आप यहाँ देखना चाहते हैं कि अगर हमें देखनी होती प्रोबेबिलिटी दैट इज y इज लेस देन और इक्वल्स टू y1, तो ये वैल्यू हमारी क्या होती, इट इज सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल्स टू व्हाट, x1। अब ये जो x1 है, अगर इस रिलेशन में यहाँ आप y1 पुट कर लें, यहाँ x1 पुट कर लें, तो x1 की वैल्यू का क्या मतलब है, x1 इज इक्वल्स टू y माइनस बी अपॉन ए है। तो इसलिए आप यहाँ से लिखते हैं कि अगर आपको ये प्रोबेबिलिटी चाहिए y लेस देन इक्वल्स टू y, देन इट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल्स टू, ये आप लिखते हैं यहाँ वैल्यू y माइनस बी अपॉन ए। तो यही चीज़ हमने लिखी थी, दैट इज व्हाट, एफ एक्स ऑफ y माइनस बी अपॉन ए, ये किसकी वैल्यू है, एफ वाई ऑफ y की वैल्यू है। तो यही रिलेशन हमने लिखा था। तो देखिए ये हम रिलेशन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अगर हम चाहते हैं y की वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू से कम हो, जैसे हमने ये y1 मान लिया, तो ये रीज़न आपको दिख रहा है पूरा,
जो x1 से पहले का ये पूरा रीजन है, इस पूरे रीजन में y की वैल्यू इस y1 से कम है। ऐसे ही आप y कहीं पर भी सिलेक्ट करेंगे तो ये जो कंडीशन लिख रहे हैं y लेस देन y1, ये कंडीशन का मतलब है प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल्स टू x1। अगर इस रिलेशन से x को y के टर्म्स में पुट करें तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, y1 माइनस बी अपॉन x1 हो जाएगी। उसी को इन जनरल केस अगर हमने लिख दिया तो हम लिख सकते हैं कि y लेस देन y इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन y माइनस बी अपॉन a, और इस चीज़ को हम किस नाम से जानते हैं, CDF fx ऑफ y माइनस बी अपॉन a। अगर यहीं पर आप केस 2 कंसिडर करते, केस 2 दैट इज व्हाट, इफ a इज लेस देन 0, a नेगेटिव अगर होगा तो यही ax प्लस b का ग्राफ कैसा होगा आपका। अगर आप कह रहे हैं कि अभी भी इंटरसेक्शन आपका पॉजिटिव है, y इज इक्वल्स टू x प्लस बी ही ले रहे हैं आप, ये आपका अभी भी फंक्शन है g ऑफ x दैट इज a इंटू एक्स प्लस बी, लेकिन ये a कैसा है आपका, नेगेटिव है, तो उस केस में ये इस टाइप का कुछ ग्राफ आएगा। यहाँ पर b है मान लीजिए। तो अब अगर आप यहाँ पर कोई एक पॉइंट लेते हैं, मान लीजिए आपने कोई एक पॉइंट डिफाइन किया, लेट्स से यहाँ पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, ये पॉइंट हमने डिफाइन कर दिया y, ठीक है, इसको हम y लिख लें या y1 लिख लें, फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर भी हम x शो कर देते हैं, जबकि आपको पता है कि एक्चुअली x इस एक्सिस को हम बोल रहे हैं, फिर भी हमने यहाँ पर x और y ही शो कर लिया। तो अब इस केस में अगर आपको देखना है कि अगर हम प्रोबेबिलिटी चाहते हैं दैट इज y लेस देन और इक्वल्स टू y की वैल्यू, ये जो एक्सिस है इसकी वैल्यू इस पॉइंट से कम हो, ये कब दिख रहा है आपको, जब x की वैल्यू इससे ज़्यादा होगी। इस रीजन में आपको दिख रहा है, इस पूरे रीजन में y की वैल्यू कम है किससे, इस y1 से, या जिसको आपने सिंपली y नाम दे दिया। तो मतलब यहाँ पर आप देखकर कह सकते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी किसके बराबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू व्हाट, x, ये जो हमने लिखा है x, जब x की वैल्यू इस x से बड़ी होगी तो y की वैल्यू y से क्या होगी, छोटी होगी। तो इसलिए इस केस में आप इसको और क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल्स टू x। अगर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का केस हमने मान लिया तो हमने यहाँ भी इक्वलिटी का साइन लगा लिया, तो इसीलिए आप इस चीज़ को क्या लिखते हैं, 1 माइनस एफ एक्स ऑफ x लिखते हैं। तो इसलिए ये जो वैल्यू है एफ वाई ऑफ y की वैल्यू इट इज़ 1 माइनस एफ एक्स ऑफ x लिखते हैं। अब जब a की वैल्यू कैसी हो, नेगेटिव हो। तो अब यहाँ से अगर ये थोड़ा सा हम रिलेशन का केस समझ रहे हैं तो अब हम यहाँ से अगर डिफाइन करें, जैसे हमने यहाँ पर एक gx फंक्शन ले लिया, ऐसे ही अब अगर हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं दैट इज इफ y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, नॉन लीनियर केस अगर हम देखना चाहते हैं अब, तो उसके लिए एक एग्जांपल हम करते हैं, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी यहाँ से आपको। देखिए अगर हमने केस डिफाइन किया दैट इज y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। सबसे पहले अगर हम इसका ग्राफ देख लें, अगर हमने ये ग्राफ देखा g ऑफ x दैट इज एक्स स्क्वायर, और इसी को हम क्या दे रहे हैं नाम, y नाम दे रहे हैं। तो ये आपको ग्राफ पता है, ये आपको इस टाइप का कुछ ग्राफ मिलेगा ये, ठीक है, आप इसको अच्छे से बना लेंगे। तो अगर इस ग्राफ में ये x के रिस्पेक्ट में हमने प्लॉट किया, ठीक है, मान लीजिए हम कहें कि कहीं यहाँ पर हमारी कोई वैल्यू है y, अगर ये वैल्यू है y, तो ये y वैल्यू x की किन किन वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग होगी। अगर आप देखें, ये हम अगर मान लें कि यहाँ पर हमें देखना है x की वैल्यू क्या रही होगी, तो आप x की वैल्यू क्या लें जिसका आप स्क्वायर करें तो आपको y मिल जाए, मतलब x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, माइनस ऑफ अंडर रूट वाई, ओरिजिन के पहले अगर लाई कर रहे हैं, और ये पॉइंट क्या होगा, प्लस अंडर रूट वाई होगा। ये चीज़ समझ रहे हैं कि y gx की वैल्यू y के बराबर हो, इसका मतलब x की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, या तो माइनस रूट वाई या तो प्लस रूट वाई के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ से अगर मान लीजिए आपने डिफाइन किया दैट इज एफ वाई ऑफ वाई, दैट इज व्हाट, प्रोबेबिलिटी दैट y इज लेस देन और इक्वल्स टू y। अब ये चीज़ आप देखकर क्या कह सकते हैं, हमारे y की वैल्यू, इस y मतलब ये एक्सिस, इस एक्सिस पर वैल्यू y से कम हो। आपको दिख रहा है कि जैसे ही हम माइनस अंडर रूट वाई से और छोटी वैल्यू के लिए देखेंगे x की, तो हमें y की वैल्यू क्या मिल रही है, हमें इससे बड़ी वैल्यू मिल रही है। ऐसे ही अगर हम रूट वाई से बड़ी वैल्यू ले लें x की, तो उसके लिए भी हमें ये वैल्यू क्या मिल रही है, बड़ी वैल्यू मिल रही है, ठीक है ये चीज़। तो हमें अगर देखना है
कि y की वैल्यू इस y से छोटी या y के बराबर हो, तो इसलिए वो हमारे रिलेशन कब सेटिस्फाई होगा? अगर हम x से कंपेयर करें तो जब x की वैल्यू -√y से +√y के बीच होगी, तभी हमारे इस y की वैल्यू क्या होगी? इससे छोटी होगी। तो मतलब आप इसको लिख सकते थे, इट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x इन बिटवीन -√y टू +√y। ऐसा लिख सकते हैं आप इसको, दोनों जगह भी आप इक्वलिटी का साइन ले सकते हैं। तो अब अगर हमें ये प्रोबेबिलिटी देखनी है, आपने यहां से देखा, और ये हम किसके लिए देख रहे हैं? एक चीज और यहां पर क्या इंपॉर्टेंट है, फॉर y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 के लिए हम देख रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि y की वैल्यू कभी भी लेस देन 0 होगी ही नहीं। तो जो भी आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या डेंसिटी फंक्शन आप प्लॉट करेंगे, वो दोनों ही चीजें सिर्फ y ग्रेटर देन 0 के लिए ही सेटिस्फाई होंगी, क्योंकि आपको इस रिलेशन को देखकर पता है कि y हमारा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब लेस देन 0 कभी भी y की वैल्यू नहीं हो सकती। रिलेशन हमारा ऐसा गिवन है। तो यहां से अगर आपने देखा फॉर y ग्रेटर देन 0, एफ वाई ऑफ y मतलब CDF ऑफ y कैसा होगा, तो आपने लिखा प्रोबेबिलिटी y की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू y। ये चीज तभी सेटिस्फाई होगी जब x की वैल्यू किस किस के बीच में हो, -√y से +√y के बीच में हो। अब आपको अगर x का CDF पता है, तो इस रेंज में आप प्रोबेबिलिटी होने की वैल्यू आपको पता है, आप क्या लिख सकते थे? देयरफॉर आप लिख सकते थे एफ वाई ऑफ y इज इक्वल्स टू, क्या लिख सकते हैं इसको हम? एफ एक्स ऑफ √y माइनस ऑफ एफ एक्स ऑफ माइनस ऑफ √y। ये चीज समझ रहे हैं? तो ये हमारे पास CDF आ गया, लेकिन ये वैल्यू किसके लिए है? फॉर y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अगर हम केस लें फॉर y लेस देन 0, तो x की कोई ऐसी वैल्यूज नहीं है जिसके लिए हमारे y की वैल्यू क्या हो? लेस देन 0 हो। तो मतलब अगर हम लिखें प्रोबेबिलिटी दैट इज y लेस देन और इक्वल्स टू y, ये हमारा कोई भी ऐसा इवेंट नहीं है। डायरेक्टली लिख लेते हैं इसको हम, किसके लिए? प्रोबेबिलिटी जो होगी हमारी, वो हमारी वैल्यू दैट इज, ठीक है, आप इसको लिख रहे हैं अगर प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में, जिसको आपने नाम क्या दिया? एफ वाई ऑफ वाई नाम दिया। तो एफ वाई ऑफ वाई, जिसका क्या मतलब है? प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल बाई लेस देन और इक्वल्स टू वाई। अगर y हमने 0 ले रखा है, तो 0 से छोटी होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 है, इसलिए प्रोबेबिलिटी क्या मिली हमें? 0 मिली। तो देखिए यहां से हम क्या लिख सकते थे कि फॉर y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया कि अगर हम PDF को देखें, अगर CDF को हम देखें, तो हम लिख सकते हैं एफ वाई ऑफ y इज इक्वल्स टू एफ एक्स ऑफ √y माइनस एफ एक्स ऑफ माइनस ऑफ √y। It is for y greater than equals to 0 and it is 0 for y less than 0। तो अगर हमें x का CDF पता है, तो उस x के CDF में जहां भी x है उसको √y से रिप्लेस अगर हम कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा? y का CDF मिल जाएगा। अब CDF से PDF कैसे फाइंड करते हैं? एक ही रूल है, डिफरेंशिएशन। तो अगर आपने डिफरेंशिएट किया इस y के CDF को, तो आपको वैल्यू मिलेगी y के PDF की। तो उसको अगर हम देख लें अब, तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है तो आपको सिंपली x से रिलेशन देखना है। जो भी आप CDF PDF प्लॉट करते हैं, डिफरेंट मेथड्स हमने देख लिए हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हों उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हमें देखना है PDF, that is एफ वाई ऑफ y, small एफ वाई ऑफ y, it is what? d by dy of एफ वाई ऑफ y। यही चीज़ है हमारी। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए ये जो चीज़ लिखी है एफ एक्स ऑफ, दैट इज हमें डिफरेंशिएट करना है d by dy ऑफ एफ एक्स ऑफ √y माइनस एफ एक्स ऑफ माइनस ऑफ √y। लेकिन ये हमारी वैल्यू सिर्फ किसके लिए होगी? ये भी y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 के लिए, और ये वैल्यू क्या होगी? 0 होगी फॉर y लेस देन 0 के लिए। ये समझ रहे हैं हम? अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? जैसे आपको पता है कि मान लीजिए आपको अगर डिफरेंशिएट करना कोई भी जो फंक्शन ऑफ फंक्शंस होते हैं, जैसे मान लीजिए आपको d by dx ऑफ अगर f ऑफ t करना है, जहाँ पर ये जो f ऑफ t है ये अगर हमारा फंक्शन ऑफ x भी हो सकता है। मतलब जैसे मान लीजिए वैल्यूज़ जो हम लिख रहे हैं, तो अगर हम इसको लिखते हैं तो क्या लिखते हैं हम? वैल्यू
एक बार इस चीज़ को हम t के ही रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लें तो उसको हम लिखेंगे वैल्यू f डैश ऑफ t। जो भी ft था उसका x के रिस्पेक्ट में, जो t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होता है उसको हमने शो कर दिया f डैश ऑफ t से। फिर हम क्या करेंगे, जो ये अंदर t लिखी हुई है चीज़ उसको हम फिर से किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में। तो ये वैल्यू क्या आएगी, dt अपॉन dx। इस फॉर्म में आपने देखा है चीज़ों को। तो जैसे मतलब हम ये बात कर रहे हैं कि अगर हमें dy अपॉन dz निकालना है तो हम चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, dy अपॉन dx इंटू dx अपॉन dz लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, dy अपॉन dz आ जाएगी। तो ऐसे ही अगर हमारे पास ये fi ऑफ y है जिसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो अगर हम मान लें कि इसको एक बार पहले हमने, ये हम लिख रहे हैं वैल्यू ऑफ fy ऑफ y दैट इज इक्वल्स टू, पहले अगर इस चीज़ को हम अंडर रूट y के ही रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेते तो क्या वैल्यू होती है, इसको हम क्या शो करते, f, अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन ले रहे हैं तो इसके डिफ्रेंशिएशन को क्या नाम देंगे हम, जैसे fy ऑफ y का डिफ्रेंशिएशन इसी को आपने क्या नाम दिया है, fy ऑफ y नाम दिया है। तो जैसे ऐसे ही यहाँ पर अगर हम इसको देखें fx ऑफ अंडर रूट y को, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हमें क्या देगा, f ऑफ अंडर रूट y, fx ऑफ अंडर रूट y, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन x का CDF है, x के CDF का डिफ्रेंशिएशन x का PDF। अब उस चीज़ को हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, ये जो अंडर रूट y है इसको हमें y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो अंडर रूट y का y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, d बाई डी वाई ऑफ अंडर रूट y का मतलब y टू द पावर 1/2। इसका अगर हम डिफ्रेंशिएशन लेंगे इट इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू वाई टू द पावर -1/2, मतलब ये वैल्यू कितनी है, 1/2 अंडर रूट y है। ये समझ रहे हैं। तो अगर हमने लिखा इसको एक बार हमने इसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो हमारे पास की fx ऑफ अंडर रूट y वैल्यू आ गई। फिर अंडर रूट y को अगर हमने y के रिस्पेक्ट में किया तो 1 अपॉन अंडर रूट y इंटू 2, ये वैल्यू आ गई। ऐसे ही आपने लिखा माइनस, एक बार अगर इसको हमने इसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो हमें वैल्यू मिली fx ऑफ माइनस अंडर रूट y, और इसके बाद फिर हमने जब माइनस अंडर रूट y को डिफ्रेंशिएट किया तो हमें वैल्यू मिली -1/2 इंटू अंडर रूट y। ये चीज़ समझ रहे हैं। ये किसके लिए है, फॉर y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आ रही है, आप दोनों में से ये टर्म कॉमन कर सकते थे, 1/2 अंडर रूट y, आपको क्या वैल्यू मिलती, fx ऑफ अंडर रूट y, और ये माइनस साइन प्लस fx ऑफ माइनस ऑफ अंडर रूट y, ये आपको वैल्यू मिलती। ठीक है। ये अब अगर ये फिर से हमारे सिर्फ किसके लिए होगा ये CDF, तो अगर हमने फाइनल फॉर्म में लिख लिया तो ये हमारे पास PDF आ गया, fy ऑफ y वैल्यू किसके लिए है, फॉर y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड इट विल बी 0 फॉर y लेस देन 0। अब देखिए यहाँ पर अगर हम एक स्पेशल केस ले लें कि हमारा जो ये जो हम लिख रहे हैं fx ऑफ अंडर रूट y, इसका मतलब ये x के PDF की वैल्यू है कहाँ पर, एट x इक्वल्स टू अंडर रूट y पर। ऐसे ही ये x का PDF है कहाँ पर, एट x इक्वल्स टू माइनस ऑफ अंडर रूट y। तो अगर हम ये मान लें कि जो x का PDF अगर वो इवन फंक्शन है x का, तो उसकी वैल्यू जितनी अंडर रूट y पर होगी उतनी ही माइनस अंडर रूट y पर होगी। तो ये दोनों चीज़ें सेम होंगी, इसके ही बराबर होगी। तो इसको हम 2 टाइम्स ये वैल्यू लिख सकते थे। तो इसलिए अगर हम यहाँ पर एक स्पेशल केस लिख लें कि इफ fx ऑफ x इज एन इवन फंक्शन, देन इन दैट केस fy ऑफ y इज इक्वल्स टू, इन दोनों की जगह पर 2 टाइम्स ये लिख सकते हैं, और ये 2 और ये 2 कैंसल, तो उस केस में हमें ये वैल्यू क्या मिलेगी, 1 अपॉन अंडर रूट y इंटू fx ऑफ अंडर रूट y मिलेगी। उस केस में हमें ये वैल्यू सिर्फ इतनी मिलेगी, फॉर y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड इट विल बी 0 फॉर y लेस देन 0। तो देखिए इसको फिर से एक बार हम देख लेते हैं कि अभी हमने क्या किया। ये हमारे पास रैंडम वेरिएबल था y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। हमने इसका प्लॉट देखा x के रिस्पेक्ट में ये फंक्शन कैसे प्लॉट होगा। फिर हमने देखा कि अगर हमें इस gx की वैल्यू y से छोटी चाहिए, इससे अगर हमें वैल्यू कम चाहिए, तो तभी पॉसिबल है जब हम x की वैल्यू किस रेंज में रखें, माइनस अंडर रूट y से प्लस अंडर रूट y के बीच में रखें। तो इसलिए आपने लिखा y लेस देन इक्वल्स टू y की वैल्यू जब x की वैल्यू माइनस अंडर रूट y से प्लस अंडर रूट y होगी। इसको हम x के CDF से कैसे फाइंड कर सकते हैं, fx ऑफ x2 माइनस fx ऑफ x1, ये हमने लिख लिया यहाँ पर, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। लेकिन ये सिर्फ किसके लिए होगा, फॉर y ग्रेटर देन 0, क्योंकि आपका जो एक्स स्क्वायर फंक्शन है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसलिए आपने लिखा कि इट विल बी 0 अदरवाइज। तो अब अगर फिर से हम देखा हमने कि अगर ये हमारा CDF था, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लें तो हमें y का PDF मिल जाएगा। तो हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया, और इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन एक बार हमने लिखा fx, x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है दैट इज स्मॉल fx ऑफ x, CDF का डिफ्रेंशिएशन PDF, जहाँ रूट y वैल्यू थी रूट y ही लिया,
अब उसके बाद फिर हमने इस अंडर रूट वाई को वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, ये वैल्यू आ गई। ऐसे ही इसका डिफ्रेंशिएशन एक बार आपने लिखा एफ एक्स ऑफ माइनस अंडर रूट वाई और फिर इस माइनस अंडर रूट वाई के डिफ्रेंशिएशन, ये टर्म कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास CDF का फॉर्म आ गया, ये हमारा PDF का फॉर्म आ गया। आप अगर इसको समझें कि मान लीजिए हमने एक गॉसियन रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया, इसको ऐसे समझ लें अगर हम कि लेट x हमारा एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल है फॉर मीन अगर हमने ले लिया 0 और वेरिएंस अगर हमने ले लिया 1, तो उस केस में x का PDF कैसा होगा, एफ एक्स ऑफ एक्स 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा x की वैल्यू 1 तो 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर, म्यू 0 है तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू सिग्मा स्क्वायर दैट इज 1, तो ये वैल्यू होती है हमारी। अब अगर इस केस में अगर हमने डिफाइन किया दैट इज y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, अगर हमने ये चीज़ डिफाइन की y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो उस केस में अब हमारे y का PDF क्या होना था, एफ वाई ऑफ y, ये वैल्यू क्या होनी थी, एफ वाई ऑफ y इज व्हाट, यहाँ से लिखा हमने 1 अपॉन 2 अंडर रूट वाई इंटू जो हमारा CDF है एफ एक्स ऑफ अंडर रूट वाई माइनस एफ एक्स ऑफ माइनस अंडर रूट वाई, ये हमने रिजल्ट लिखा फॉर y ग्रेटर देन 0 के लिए, बस हमारा ये रिजल्ट है, ठीक है। अब आप देखिए वैल्यू क्या होगी, दैट इज 1 अपॉन 2 अंडर रूट वाई, ये ठीक है 1 अपॉन 2 अंडर रूट वाई एफ एक्स ऑफ अंडर रूट वाई, ये एफ एक्स ऑफ एक्स है, अगर यहाँ x की जगह अंडर रूट वाई पुट कर देंगे तो वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई इंटू ई टू द पावर माइनस, अगर आपने यहाँ पर क्या पुट किया है अंडर रूट वाई, अगर आप ये पुट कर रहे हैं, देखिए ये वैल्यू कितनी हमारी, ये अगर हम देख रहे हैं PDF अगर हम लिख रहे हैं तो ये साइन क्या हमारा, ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये चीज़ हमारा साइन जो है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पर ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पर आपने क्या लिखा अंडर रूट वाई, फिर से ये हमारा जो PDF है ये कैसा हमारा इवन फंक्शन है, तो आप इसको 2 बार नहीं लिखकर आप इसको अगर और चाहते तो क्या लिख सकते थे आप, सिंपली 1 अपॉन अंडर रूट वाई इंटू एफ एक्स ऑफ वाई लिख सकते थे। अगर ये आपको दिख रहा है कि जो PDF है हमारा अगर ये इवन फंक्शन है तो इसको डायरेक्टली हम कैसे लिख सकते थे 1 अपॉन अंडर रूट वाई इंटू एफ एक्स ऑफ अंडर रूट वाई लिख सकते थे, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज जो होती वो सेम होती और वो वैल्यू किसके बराबर होती, एफ एक्स ऑफ अंडर रूट वाई के बराबर। तो इस चीज़ को हम और क्या लिख सकते हैं, दैट इज 1 अपॉन अंडर रूट वाई इंटू एफ एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू एट दैट इज 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर है, और हमें क्या लिखना है एफ एक्स ऑफ अंडर रूट वाई लिखना है, मतलब एक्स की जगह हमें अंडर रूट वाई पुट करना है, तो अंडर रूट वाई का स्क्वायर क्या होगा, अंडर रूट वाई का स्क्वायर इज वाई, तो ये वैल्यू क्या मिलेगी आपको ई टू द पावर माइनस वाई बाई 2 मिलेगी। तो देखिए यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट आया दैट इज एफ वाई ऑफ वाई, ये वैल्यू हमें मिली दैट इज हम लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई वाई ई टू द पावर माइनस ऑफ वाई बाई 2 फॉर y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड इट इज 0 अदरवाइज। अब यहाँ से अगर आप देखें तो ये जो चीज़ हमें मिली है ये भी आपके लिए एक MSQ का एक पॉइंट हो सकता है। यहाँ से देखिए उस चीज़ को हम फिर से लिखेंगे अभी कि ये जो आपको चीज़ मिली है ये एक अलग डेंसिटी फंक्शन को डिफाइन करती है जिसको आप नाम देते हैं काई स्क्वायर डेंसिटी। देखिए आप अगर देखें इस चीज़ को काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल अगर आप नाम देते हैं तो उसके लिए आप लिखते हैं दैट इज PDF ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, ये आप लिखते हैं वैल्यू एफ एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n by 2 minus 1 upon 2 to the power n by 2 into gamma of n by 2 e to the power minus x by 2 for x greater than or equals to 0 and it is 0 for x less than 0। ये क्या है हमारा काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारा ये फंक्शन है। अगर यहीं पर आप अगर पुट कर लें ये n को हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं, ये जो हम n लिख रहे हैं इसको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम नाम देते हैं इसके केस में। तो इफ अगर हम पुट कर दें n इक्वल्स टू 1, अगर आपने n इक्वल्स टू 1 पुट किया तो ये एफ एक्स ऑफ एक्स क्या होगा x टू द पावर, यह अगर हमने 1 पुट किया तो 1 बाई 2 माइनस 1, मतलब ये वैल्यू क्या होगी
1 अपॉन अंडर रूट एक्स, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स होगी। ये x का पावर -1/2, उसको हमने क्या लिख लिया 1 अपॉन अंडर रूट एक्स। 2 टू द पावर 1/2 मतलब ये वैल्यू क्या आ गई अंडर रूट 2। गामा ऑफ 1/2, गामा ऑफ 1/2 का मतलब अंडर रूट पाई इंटू ई टू द पावर क्या वैल्यू आ गई माइनस ऑफ x/2 फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड इट इज 0 अदरवाइज। तो अगर आप यहां से देखते तो ये वैल्यू आपको क्या दे देती 1 अपॉन अंडर रूट, ये अंडर रूट पाई है, ये अंडर रूट 2 है, ये अंडर रूट एक्स है, तो दोनों को हम सबको एक साथ मिलाकर अंडर रूट 2 पाई एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस x/2 कह सकते हैं फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, और 0 कर सकते हैं फॉर x लेस देन और इक्वल्स टू 0। तो ये जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आ रहा है, अगर आप देखें ये देखिए f(x) ऑफ x की वैल्यू, जिसको हमने कहा ये क्या हमारा काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम n इक्वल्स टू 1। अगर आप देखेंगे यही सेम चीज़ आपको मिली है, दैट इज fy ऑफ y। अगर आपका रैंडम वेरिएबल x एक गॉसियन रैंडम वेरिएबल था और आपने दूसरा रैंडम वेरिएबल y डिफाइन किया एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, तो आप देखिए सेम चीज़ आ रही है 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई वाई ई टू द पावर माइनस y/2 फॉर y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहाँ से आप लिख लीजिए कि if x is a Gaussian random variable then y equals to x square will be a chi-square random variable with degree of freedom is equals to 1। तो देखिए अब हमारे पास इस लेक्चर को हम ये एंड करते हैं। इसी के आगे हमें और चीज़ें देखनी है, जैसे अभी अगर हम क्या क्या चीज़ें और देखते, अभी इसके कंटिन्यूएशन में हम और देखते कि अगर हमारे पास कोई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल है x, उसके लिए y स्क्वायर अगर हम ले रहे हैं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, उसका CDF PDF कैसा होगा। फिर हम देखते कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसा रैंडम वेरिएबल है, मतलब हम gx एक ऐसा फंक्शन लिख रहे हैं जो एक कांस्टेंट फंक्शन है। अभी तक हमने gx कैसा लिया, जैसे हम एक्स स्क्वायर ले रहे हैं वेरिएबल है, आपने ax प्लस b लिया वेरिएबल था। अब अगर हम gx ऐसा डिफाइन कर दें जो x से इंडिपेंडेंट हो, अगर हम gx एक कांस्टेंट फंक्शन डिफाइन कर दें, उसके लिए अगर आपसे पूछा जाए CDF कैसा होगा या PDF कैसा होगा, तो ये सभी बहुत इजी चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ी सी कॉन्सेप्ट की इसमें आपको ज़रूरत है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तो इस फॉर्म में अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप समझ पाएंगे कि कैसे हमें प्रोसीड करना है। तो यहाँ तक की चीज़ों को आप अपने नोट्स पर बिल्कुल डिपेंडेंट रहिए। जो भी चीज़ आपको यहाँ मेरे बोलने पर समझ में नहीं भी आती है, आप उसको अगर पूरा जब आपने नोट कर लिया, अपने नोट्स को आप पलटाएंगे तो आपको सभी चीज़ें सीक्वेंस में दिख जाएंगी कि कैसे वो चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं। फिर भी अगर डाउट्स हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट्स कीजिए। बिल्कुल आपके कमेंट्स का जितना भी कंट्रीब्यूशन आप लोगों से है उतना सफिशिएंट है, जितने लोग भी कनेक्टेड हैं उतने ही लोग अगर रहें सफिशिएंट है हमारे लिए, एक बहुत अच्छे रिजल्ट तक हमें जाना है। तो जो भी डाउट्स हों बिल्कुल आप कमेंट कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।